इस कुंभक को जो व्यक्ति साध लेता है वो जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। वो योगी जो 100 सालों तक बैठ, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, कोई न्यूट्रिशन, फिर भी जीवित है। तो इनहेल के साथ साथ एक्सहेल की क्या इंपॉर्टेंस है? हम क्या करते हैं, अगर हमने सांसों को एकदम से तेज छोड़ा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, जीवन बदलने का द्वार था, जिसको हमारे संत ऋषि मुनि, हमारे पास ग्रंथ इतने थे जो इस चीज के बारे में व्याख्यान और बखान करते थे। हमने उनके साथ कनेक्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती की। और मुझे लगता है कि तो ब्रेथवर्क में भी बात आपने करी थी, तो आपने बोला कुंभक होता है, रेचक होता है। आपने इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या है? जो चीज आपने पूछी है ना, अगर लोगों तक पहुंची तो मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव आएगा। और ये सबसे एंगेजिंग सेक्शन रहेगा इस पॉडकास्ट का। मैं ये बता दूं, 25 साल पहले के इमोशन शरीर में पड़े और आज वो कैंसर पैदा कर रहे हैं, आज वो हार्ट में ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, आज वो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट कर रहे हैं। हमारे बहुत से ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में, भाव प्रकाश निघंटू में कुंभक की बहुत खूबसूरत तरीके से चर्चा की गई है। और योग में इससे बड़ी किसी शक्ति को बताया ही नहीं गया है। ये जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का जो साइंस है, ये क्या है? ये जो अनुलोम विलोम है ना, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसमें हमारा चंद्र भेदन भी होता है, हमारा सूर्य भेदन भी होता है। और जब कोई व्यक्ति इसको साध लेता है, अगर कोई व्यक्ति इसको लगातार कुछ समय तक कर रहा है और करते करते उसकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाती है, तो वो बहुत से मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी ले पाता है। जो हमारा लास्ट एपिसोड गया था, जिसमें कि आपने बताया था हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब चाहते थे कि एक बार आप फिर से आएँ। और क्योंकि आपकी एक मास्टरी है ब्रेथ वर्क के ऊपर, सांसों के विज्ञान के ऊपर, तो आप डिटेल में उनके साथ शेयर करें। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर शिखा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सांसों के विज्ञान के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये सांसों का विज्ञान क्या है? क्योंकि सांस तो हमें लगता है बहुत बेसिक सी चीज़ है, पैदा हुए हैं, सांस तो अपने आप ले ही रहे हैं, ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली हमने, और ये तो अपने आप चलती रहती है, फोकस भी ना करो तो भी सांस तो हम लेते ही रहते हैं। तो ये सांसों का विज्ञान क्या है? मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक जोक भी सुना। वो कह रहे थे कि सांसों के बारे में भी आजकल ऐसे बात हो रही है कि हमें सांस भी नहीं लेना आता। और वाकई ये बिल्कुल सही है कि हमें सांस भी नहीं लेना आता, या यूँ कहें कि हमने उस सांस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है। हमें वो जो सही तरीका था, हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और जहाँ तक बात आती है सांसों के विज्ञान की, तो जैसे ये कहा जाता है कि समंदर जो है वो इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा गहरा है कि उसको जानने के लिए मेरे ख्याल हम उसको कभी जान नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना वास्ट है कि हम उसके बारे में शायद कभी जान नहीं पाएंगे। इनसे भी ज़्यादा गहरा और इनसे भी ज़्यादा विशाल जो चीज़ है वो हमारी सांस है। यानी हमारी सांसों के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को उजागर करने का मादा रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सांसों को थोड़ा सा जानने की तरफ आगे बढ़ा जाए तो हम किसी भी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। और जैसे अगर आज आप देखो कि हमारी जो सांसें हैं, एक इंसान की जो एवरेज ब्रेथ वो लेता है दिन में, वो लगभग 23,000 के आसपास होती हैं। और इन 23,000 में से एक भी सांस हमारी कॉन्शियस नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि 99.99% ब्रेथ हम अनकॉन्शियसली ले रहे हैं, जबकि सांसें सिर्फ एक सर्वाइवल का टूल नहीं थी। सांसें वो द्वार थी जहां से हर एक रहस्य का दरवाजा खोला जा सकता था। सांसें वो जगह थी जहां से अपनी हीलिंग की शुरुआत की जा सकती थी, जहां से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट किया जा सकता था। तो वो 23,000 सांसें सिर्फ सांसें नहीं हैं, बल्कि दिन में मिलने वाले 23,000 मौके हैं जो हम लगातार हर एक ब्रेथ के साथ चूकते चले जा रहे हैं। और अगर हम उसको थोड़ा सा जान लें, उस विज्ञान को थोड़ा सा समझ लें, तो मुझे लगता है न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर के, अपने मन के लिए, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर कर पाते हैं, बल्कि जीवन का हर एक वो प्रश्न जिसका सवाल का जवाब हमें कहीं नहीं मिल रहा है, वो अगर हम अपनी सांसों को समझ जाएं तो वो हमें वहाँ से मिल सकता है। इतना बड़ा विज्ञान है ये, जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनि योगी सदियों से बात करते आए हैं। और आज तो मेडिकल साइंसेज भी, मॉडर्न साइंसेज भी आज ब्रेथ के ऊपर इतना काम कर रही हैं और इसके इतने ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं जो अमेजिंगली लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं।
वैसे कमाल है जो अभी आपने सारी बातें बताई है ना, कि ऐसे मतलब लगता है ना कि सांसें तो हम ऑटोमेटिकली लेते ही जा रहे हैं। तो आपने बताया कि उसको हम यूज़ करके, आपने हीलिंग वर्ड यूज़ किया कि हम हील कर सकते हैं, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हीलिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये हीलिंग फिजिकल लेवल पे है, कि हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनकी हीलिंग के लिए सांसों को हम यूज़ कर सकते हैं? मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो सवाल है ये ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आज आप देखो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब लगभग हर एक इंसान जो है वो ऑटोमेटेड ब्रेथ ले रहा है। उसकी ब्रेथ ब्रेथ तो अपने आप ही चलेगी, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स, हमने इस सांस को डिसरप्ट कर लिया है। हमारे डीएनए में, हमारे बॉडी के आज स्ट्रक्चर में जो सांस जो आज चल रही है ये एक्चुअल में हमारी सांस नहीं थी। अगर हम इस सांस के साथ थोड़ा सा ब्रेथ वर्क, जिसको आज मॉडर्न टर्म्स में ब्रेथ वर्क बोला जाता है, और हमारे पास प्राणायाम और बहुत से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स थी जिससे हम इसको साध सकते थे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग, तो वो हमारे पास मौजूद हैं। और अगर जहाँ तक हम हीलिंग की बात करें या अपने इमोशंस की बात करें, तो हमारा ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रेथ है ये हमारा एक इमोशनल कंपस है। जैसे कंपस हमें दिशा दिखाता है, किधर जाना है, कौन सी दिशा में साउथ है, कहाँ पर नॉर्थ है, ठीक उसी तरह हमारे इमोशंस को भी डायरेक्शन देने का काम करती हैं हमारी सांसें। और हमारे इमोशंस ही हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे दिमाग के लिए कुछ भी पैदा करने का पोटेंशियल रखते हैं। जैसे मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में है तो उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। कोई इंसान बिल्कुल शांत है तो उसकी सांसें बहुत शांत चलने लगती हैं। कोई खुश है तो सांसें अलग तरह से चलने लगती हैं। कोई डर में है तो सांसें अलग तरह से चलने लगती हैं। तो सिर्फ ये इमोशंस ही सांसों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांसें भी वाइसा वर्सा इन इमोशंस को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अभी जितने भी लोग हम सब यहाँ पर स्टूडियो में हैं, मैं एक छोटा सा काम करने के लिए सबको बोलता हूँ। हम सब अभी क्या करेंगे, इंक्लूडिंग यू एंड मी, मैं अभी इनहेल और एक्सेल करने के लिए बोलूँगा और डीप ब्रेथ्स लेने के लिए बोलूँगा, तो हम ये एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे, ठीक है? तो हम अभी सबसे पहले इनहेल करते हैं, बहुत स्लो और डीप इनहेल। एक्सेल, बहुत स्लो और डीप रिलैक्सेशन के साथ एक्सेल। फिर से बहुत स्लो इनहेल, बहुत रिलैक्सेशन के साथ एक्सेल। अब ये करते रहिए सब लोग, और इसके साथ गुस्सा करके दिखाओ। चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई, क्योंकि पता है ये असंभव कार्य है। जिस स्टेट में आप पिछले 15 सेकंड में पहुंच गए, उस स्टेट में से गुस्से का निकलना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो यानी जो हमारे विचार हैं, हम अपने विचारों के गुलाम हैं। हमारे विचारों ने हमको सदियों से हमको ओवरटेक करके रखा हुआ है, हमको गवर्न करके, कंट्रोल करके रखा हुआ है। और आज दिक्कत यही हो रही है कि हम विजन बोर्ड, एफर्मेशंस, टेक्निक्स और टूल्स लगा के सब अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उनको सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमारे जो विचार, जो हमारे मालिक बने बैठे हैं, जिनके हम गुलाम हैं, वो विचार जो हैं वो इस श्वास के गुलाम हैं, वो हमारी ब्रेन वेव्स के गुलाम हैं। तो अगर हमारी ब्रेन वेव्स जैसी होंगी, हमारे विचार उसी स्टेट से निकल के आएंगे और बॉडी में वैसे ही केमिकल्स रिलीज करेंगे। और ब्रेन वेव्स कैसी होंगी, वो हमारी सांसों के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सांसों से अपनी ब्रेन वेव्स को ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में गए, जब हम बात करना शुरू किया तो हम हाई बेटा में थे, जब हमने ये सांसों का प्रयोग किया तो हम लोअर बेटा में आ गए, और यही प्रयोग अगर हम थोड़ी देर कॉन्टिन्यूसली करें तो हम अल्फा में चले जाएंगे। अब जब हम माइंड की अल्फा की स्टेट में होंगे तो उस स्टेट में हम चाह करके भी डर नहीं सकते, उस स्टेट में हम चाह करके भी गुस्सा नहीं कर सकते। तो यानी जो हमारे इमोशंस हमारे शरीर को डिसरप्ट कर रहे हैं, बीमारियां दे रहे हैं, तो अगर हम अपनी सांसों को बदल लें तो क्यों ना हम अपने इमोशंस के ऊपर एक गवर्नेंस हासिल कर सकते हैं। वो इमोशंस जिनके हम गुलाम थे, तो कहते हैं ना कि मतलब गुरु का गुरु सुप्रीम गुरु हो जाता है, वैसे ही वो इमोशंस जो हमें गवर्न कर रहे थे, उन इमोशंस को गवर्न कर सकती हैं सांसें। तो क्यों ना सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाए, सीधा अपनी सांसों के ऊपर काम किया जाए कि वो हमारे इमोशंस को भी संभाल लें और वो हमारी सेहत को भी कंट्रोल में रख लें। इसीलिए सांसों को इमोशनल कंपस बोला जाता है कि अगर सही तरीका, सही टूल, सही टेक्निक पता हो तो हम न सिर्फ अपने विचारों पर, अपने शरीर में रिलीज होने वाले केमिकल्स पर, बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत सी बीमारियों के ऊपर भी एक कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।
राइट, तो बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी सांसों के ऊपर कंट्रोल करना, कि मेन वो चीज़ है जिसको अगर हम कंट्रोल में आए तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है हम उसको कंट्रोल कर ऑल्टर कर सकते हैं। सकते हमें और किसी चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के ऊपर। तो आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें आप बात कर रहे थे स्टेट ऑफ माइंड बीटा होता है, फिर बीटा में चला जाता है, अल्फा में चला जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ी सी एक बार क्लैरिटी दीजिए ऑडियंस को, ताकि हमें समझ में आए ये कि अल्फा में जाने का मतलब क्या है और अल्फा में क्यों जाना है हमें। देखो हमारे ब्रेन जो है, इसकी ब्रेन वेव्स होती हैं, ये कुछ तरंगें रिलीज़ कर रहा है, और वो तरंगें इस बेसिस पर रिलीज़ हो रही हैं कि हमारी मेंटल स्टेट क्या है। और ये तरंगें 5 तरह की हैं जो कि बीटा से शुरू होती हैं। बीटा यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हमारा माइंड जो है ये 30 हर्ट्ज तक जाती है, बीटा की स्टेट, जहाँ पर हमारा माइंड, ये बीटा भी 2 स्टेट्स में होता है, एक हायर बीटा एक लोअर बीटा। हायर बीटा का मतलब है जहाँ पर हम स्ट्रेस में हैं, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तनाव में हैं, आउटर वर्ल्ड में कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम लोअर बीटा में आ जाते हैं तो लोअर बीटा का मतलब है कि अब हमने अपने माइंड को थोड़ा सा शांत कर लिया। हम काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम तनाव में नहीं हैं। माइंड उतना ही एक्टिव है, लेकिन अब वो चिंतावश उस एक्टिविटी को नहीं कर रहा है। ये है बीटा। बीटा से नीचे की स्टेट में जब हम जाते हैं, इसको बोला जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब जब आपका माइंड थोड़ा सा और रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। जैसे रात को सोने से पहले हम अल्फा के मोड में होते हैं, जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो हम अल्फा के मोड में होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा पीस महसूस कर रहे होते हैं तो हम अल्फा के मोड में होते हैं। तो अगर हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा में जाएगा तो ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं। बीटा में ये ऐसे हैं, अल्फा में ये स्लो हैं और स्लो हो गई, यानी ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी थोड़ी सी काम डाउन हो गई। अल्फा के बाद स्टेट आती है थीटा की। थीटा वो स्टेट है जिसमें जब हम नींद में चले जाते हैं तो हम थीटा में चले जाते हैं, जब हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हम थीटा में होते हैं। ये माइंड की और ज़्यादा काम स्टेट है। इस समय हम बाहर कुछ भी नहीं सोच रहे, क्या होगा, कब पॉडकास्ट शुरू होगा, कब खत्म होगा, ऑफिस कब निकलूंगा, सारा ये कुछ भी विचार नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, हमारा कॉन्शियस माइंड बचा ही नहीं है। थीटा के बाद स्टेट आती है डेल्टा की। ये वो स्टेट है जिसको एडवांस्ड मेडिटेटर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हमारे रिट्रीट्स में जो लोग आते हैं, जब वो डीप मेडिटेशंस में जाते हैं, वो स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब आप सोते हैं, सोते हुए जब आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं, वो डीप स्लीप को हम डेल्टा में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब इस जैसे बीटा की जो ब्रेन वेव्स थी वो लगभग 30 तक जा रही थी, डेल्टा की ब्रेन वेव्स 0.2 तक रह जाती हैं। यानी ब्रेन वेव्स का मतलब अब ब्रेन जो है कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, माइंड जो है वो सोच नहीं रहा है, ज़्यादा भटक नहीं रहा है, बिल्कुल काम है। बॉडी अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो हमारा अनकॉन्शियस स्टेट है, बॉडी सिर्फ और सिर्फ वहाँ से ऑपरेट कर रही है। और इसके बाद आती है स्टेट गामा की। ये जो गामा है, हमें ऐसा लगता है कि अब ये डेल्टा के बाद आई है तो ये 0.2 से भी नीचे जाएगी, नहीं, उसके बाद डेथ है, उसके बाद स्टेट नहीं है। उसके बाद जो गामा की स्टेट है, ये बीटा से जो 30 बीटा टच कर रहा था, ये 30 से ऊपर जाती है, ये 30 से लेके 100 तक जाती है। जैसे बीटा में हम लोग कॉन्शियस थे लेकिन हम स्ट्रेस्ड में थे। जब हम उस कॉन्शियस स्टेट में इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम विचारों को हटा ही देते हैं और सिर्फ चेतना के साथ चैतन्य हो जाते हैं, तो हम गामा को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें हमारी ब्रेन वेव्स 30 से शूट अप करके 40, 50, 60, 70, 100, यानी हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं। माइंड पूरा एक्टिव है, लेकिन एक्टिविटी में वो स्ट्रेस नहीं है, वो परेशान नहीं है, वो सांसारिक गतिविधियों में कुछ सोच नहीं रहा, वो सिर्फ उस कॉस्मिक एक्टिविटी के साथ अलाइन हो जाता है। तो ये हमारे ब्रेन की अलग अलग स्टेट्स हैं, बीटा से लेकर के गामा तक। हाई बीटा हमको स्ट्रेस का मोड देता है, अराउजल देता है, चिंता देता है, तनाव देता है। और वहीं जब हम अल्फा में, अल्फा के बाद थीटा में और थीटा के बाद डेल्टा में जाना शुरू करते हैं, तो ये हमको स्ट्रेस से रिलैक्सेशन देता है, कामनेस देता है, पीस देता है, हीलिंग देता है। आप कभी भी बीटा में आप हील नहीं कर सकते, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। हील कब होगा, जब आप अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, डेल्टा से गामा, यानी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आएगी, रिलैक्स करेगी, एक एक सेल, एक एक कोशिका उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करेगी। और इसका पूरा का पूरा द्वार और दरवाजा जो है, ये हमारी सांसों से खुलता है। अगर आप सांसों को साधते नहीं हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं लोग एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे, थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करेगा अगर आपने अपनी सांसों के ऊपर काम नहीं किया। तो ये सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं था, जीवन बदलने का द्वार था, जिसको हमारे संत, ऋषि, मुनि, हमारे पास ग्रंथ इतने थे जो इस चीज़ के बारे में व्याख्यान और बखान करते थे। हमने उनके साथ कनेक्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती की। और मुझे लगता है कि हम ये छोटा सा प्रयास जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने का, लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते अगर लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो।
बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से आपने ये बताया ना कि कितना इम्पोर्टेंट है सांसों के ऊपर काम करना, कैसे, क्योंकि मैंने जैसे बात करी थी शुरुआत में कि सांस तो हम ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, तो वो जो बीटा की स्टेट है, मुझे लगता है मोस्टली लोग ऑपरेट भी बीटा वाली स्टेट में ही हो रहे हैं, वहीं से ही चल रहे हैं, वहीं से ही सारा काम कर रहे हैं। स्ट्रेस है, तनाव है, सारे काम करने हैं, वर्कलोड है, पेरेंटिंग का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, तो सब लोग मुझे लगता है इसी स्टेज में रह रहे हैं बीटा में। तो वो जो आपने कहा कि सांसों पे काम करना ज़रूरी है, तो सांसों पे हम किस तरीके से काम करें ताकि अपने माइंड को हम उस स्टेट पर लेकर आ सकें जहाँ से हीलिंग की शुरुआत। ब्यूटीफुल, यू हैव शेयर्ड अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और अभी एक बात यहाँ से निकल के आई कि हम ज़्यादातर टाइम बीटा में रह रहे हैं। हम इसको दो भाग में कवर करते हैं। आप देखोगे कि हम सोते हुए भी बीटा के मोड में ही हैं, जबकि सोने से पहले हमारा अल्फा ट्रिगर हो जाना चाहिए। हम उस रिलैक्सेशन के मोड में जाएं जहां से हम सोने के लिए जाएं। और हमारे जैसे दो मोड्स हैं, एक हमारा है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स और एक हमारा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है भागो दौड़ो, जिंदगी में कुछ काम करो, कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करना है, लड़ना है, जीतना है, भागना है, कुछ भी काम वर्क करना है, कुछ भी मतलब बाहर की दुनिया में जो भी काम करना है, स्पेशली शरीर से। मुझे एथलीट हूं, मुझे भागना है, मुझे फाइटिंग करनी है, मुझे कहीं जाना, शरीर से, उसके लिए मुझे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चाहिए है, क्योंकि उस समय मुझे केमिकल चाहिए है जो कि है कॉर्टिजोल। उस समय मुझे केमिकल चाहिए मेरे शरीर को जो कि है एड्रेनलिन, जो रश पैदा करता है मेरे शरीर में, जो कहता है उठो दौड़ो। और स्वामी विवेकानंद की वो लाइन याद करवाता है कि तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये क्या है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। या तो मैं लड़ रहा हूं, या मैं भाग रहा हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं। दूसरा मोड है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसको हीलिंग मोड भी कहते हैं। पहले मोड को सर्वाइवल मोड कहते हैं और इस दूसरे मोड को क्रिएशन मोड कहते हैं। अब मुझे जिंदगी में कामनेस चाहिए, मुझे जिंदगी में चाहिए कि मैं अपने शरीर को हील भी करूं, मुझे चाहिए कि मैं कुछ मैनिफेस्ट भी करूं, मुझे चाहिए कि मैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाऊं। ये सब करने के लिए मुझे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड चाहिए। अब ज्यादातर समय जब हम बीटा में हैं, तो बीटा का मतलब है कि हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेटेड है। पुराने जमाने में कोई प्रेडेटर हमें घेर लेता था, डायनासोर आ गया, टी रेक्स आ गया, अब टी रेक्स से मुझे बचना है, मुझे भागना है, तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट होना चाहिए। आज भी मुझे किसी से लड़ना है, मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? मैं फेसबुक का एक पोस्ट देखता हूं, लाइक्स नहीं आते तो मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट हो जाता है। मेरे बॉस ने कुछ कह दिया, मेरा फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूं, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। बच्चों ने कुछ कह दिया, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड है। तो हम वो फाइट एंड फ्लाइट जो बना था बाहर में शरीर के तौर पर कुछ करने के लिए, वो फाइट एंड फ्लाइट आज मानसिक तौर पर यूं एक्टिवेट हो रहा है। और न सिर्फ एक्टिवेट हो रहा है बल्कि वो एक्टिवेटेड ही रह रहा है। हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जा ही नहीं पा रहे हैं। और हम कितना ही कंट्रोल करें कि नहीं, मैं ये विचार, मैं ट्रैफिक में परेशान नहीं। अरे भैया, हमने जब तक अपनी सांसों को साधा नहीं है तब तक हम विचारों को नहीं साध सकते, क्योंकि वो सांसों के गुलाम हैं और हम उनके गुलाम हैं। तो अगर हम अपनी ब्रेथ के ऊपर थोड़ा सा काम करें, सेकंड पार्ट में आपने पूछा कि क्या वो चीजें हो सकती हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं कि हम बीटा से निकल के अल्फा में जाएं, यानी फाइट एंड फ्लाइट से निकल के हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आए। उसके लिए हमारा माइंड हमारी ब्रेथ से समझता है कि मैं किस स्टेट में हूं। जैसे मैं तेज तेज सांसें ले रहा हूं तो माइंड समझता है कि कुछ फियरफुल सिचुएशन है, कोई अलर्ट मोड को एक्टिवेट करने का समय है, कुछ बाहर की दुनिया में कुछ करने का समय है। और हम नोट करेंगे कि ज्यादातर टाइम्स, इनफैक्ट मैंने ये जो आंकड़ा बोला ये गलत नहीं है, ये एग्जैजरेशन नहीं है कि 99.99% सांसें अनकॉन्शियस हम कॉन्शियसली नहीं ले रहे हैं, और 99.99% टाइम्स दिन में हमारी सांस छोटी है, शैलो है और हमारी चेस्ट से हो रही है। और जब भी हमारी सांस छोटी, शैलो और चेस्ट से होगी तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यू आर इन डेंजर, आप फियर में हो, आप सर्वाइवल मोड में, आप क्रिएशन मोड में नहीं हो। क्योंकि हमारे पास दिमाग में इतने विचार जो अभी मैंने शेयर किए, पेरेंटिंग का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, वर्कलोड का प्रेशर, ये सब हमारी सांसों को छोटा रखे हुए हैं। तो सबसे पहला तरीका, हम आगे और भी टूल्स एंड टेक्निक्स जानेंगे, लेकिन सबसे पहला तरीका जो है कि हमें अपनी सांसों को गहरा कर लेना है। यानी 23,000 सांस हम एक दिन में ले रहे हैं, उस 23,000 में से कोशिश करो कि सबसे पहले 23 सांसें कॉन्शियसली और गहरी लेनी शुरू करें। सिर्फ 23, 5-5 करके भी लेंगे तो चलेगा। और धीरे धीरे फिर हम इसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। गहरी का मतलब है इसके 3 कंपोनेंट होने चाहिए। सांस धीरे होनी चाहिए, स्लो, सांस नाभि में जाए, और सांस जो है आराम से जाए। मतलब नाभि में जाए तो ये
ये मतलब नहीं है कि एकदम से नहीं, आराम से जाए। 3 फैक्टर्स। तो अगर हम अपनी सांस को गहरा कर लें और कॉन्शियसली ब्रेथ को देखें कि ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर, और एक सांस को लेने में हम जो है मतलब लगभग 7 से 8 से 10 सेकंड का समय लगाएं आराम से, और सांस को छोड़ने में भी 10 सेकंड का समय लगाएं। तो ये हुआ हमारा डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जिसको सोल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। कि अगर हम इस तरीके से सांस लेंगे तो हमारा बीटा से निकल के अल्फा में आना तय हो जाएगा। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदगी में तनाव नहीं आएगा, पेरेंटिंग का स्ट्रेस नहीं आएगा, रिलेशनशिप आएगा, लेकिन अगर आपकी सांसें गहरी हैं तो वो वापस भी चला जाएगा। अब तो वो वापस ही नहीं जा रहा है। वो स्ट्रेस एक दिन नहीं बल्कि 6-6 महीने तक इंसान को पकड़े रहता है। 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, 2001 में मेरे, हमने पता नहीं कितनी पुरानी चीजें पकड़ रखी हैं, क्योंकि हम वैसे ही सांस ले रहे हैं जैसे उस समय हमारे पास हमारी सांसें थी, शैलो, चेस्ट से टाइट, और दिनचर्या में भी हम वैसी ही सांस ले रहे हैं। तो हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा कि डर रहा था तब भी ऐसी सांस थी और दिन में भी ऐसी सांस है। तो इट मीन्स यू आर इन फियर, यू आर इन डेंजर, यू आर इन सर्वाइवल मोड। सांस को गहरा करो, लंबा करो, शांत करो। आप देखो, अगर ये प्रैक्टिस 23,000 में से 23 सांसें भी अगर हम ऐसी लेनी शुरू कर दें तो आप देखो दिन भर में हम उस अल्फा मोड को ज़्यादा ट्रिगर करेंगे और अपने माइंड को, बॉडी को हर आयाम में कॉन्कर कर पाएंगे। तो अभी जो आप बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपने बोला कि इनहेल हमको गहरा डीप ब्रेथ करनी है, इनहेल करना है, बेली ब्रीदिंग करनी है, और उसके बाद उसको एक्सहेल भी आराम से करना है। तो इसका मतलब मुझे ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एक्सहेल पे भी हमको स्ट्रेस करना है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इनहेल के साथ साथ एक्सहेल की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत बढ़िया, मतलब ये एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी देगा, क्योंकि इस पे लोग कम बात कर रहे हैं। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये कि हमारी ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। हम इसको बोलते हैं कोहेरेंट ब्रीदिंग। कोहेरेंस का मतलब है कि जिस मात्रा में हम इनहेल कर रहे हैं उसी अमाउंट में हम लोग एक्सहेल करें। तो जब इनहेल और एक्सहेल बराबर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव ब्रीदिंग। एक परफेक्ट साइन बनता है, इनहेल एक्सहेल, परफेक्ट साइन बनता है। और जब ये परफेक्ट साइन बनता है, यही परफेक्ट साइन हमको एक रिदम में लेकर के आता है, हमारी पूरी बॉडी को एक कोहेरेंट स्टेट में लेकर के आता है। और जैसे कि हम अपने वीक लॉन्ग रिट्रीट जो हमारा नो दाई सेल्फ होता है, उसमें भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जब ब्रेथ वर्क करते हैं तो उस ब्रेथ वर्क में बहुत ज़रूरी होता है कि हार्ट और ब्रेन को कोहेरेंट किया जाए मेडिटेटिव स्टेट को अचीव करने के लिए। और उस हार्ट एंड ब्रेन के कोहेरेंस को बनाने के लिए भी इनहेल और एक्सहेल बराबर होना चाहिए। वैसे बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स हैं, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन अगर हमारा इनहेल और एक्सहेल बराबर होगा, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल, 5 सेकंड का इनहेल, तो वो क्या होगा, वो हमारी ब्रीदिंग को कोहेरेंट करेगा। और दूसरा, अगर हमने सिर्फ सांस लेने पर ही ध्यान दिया, छोड़ने पर नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने सांसों को एकदम से तेज छोड़ा तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको, जैसे हम कई बार नाड़ियों की बात करते हैं और मैं कई बार किसी वीडियो में बोल देता हूं कि चंद्र नाड़ी से हमको मेंटल रिलैक्सेशन मिलती है, और लोग 24 घंटे चंद्र नाड़ी ही एक्टिवेट करने लग जाएं तो वो जो सूर्य तत्व है उसकी कमी हो जाएगी, पित्त जो है कम हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट रेट सिंक्रोनाइज नहीं होगा। ठीक उसी तरह एक्सहेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिंक्रोनाइज्ड इनहेल और एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल जब हम स्लो करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है, हमने स्लो एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो उसका रिटेंशन वो भी इंप्रूव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसको हमारे टिश्यू में जाकर रिलीज करता है। हमारे टिश्यू जो है उस ऑक्सीजन को फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे फिर जो हमारे सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो एटीपी जो बनाता है, वो प्रोसेस शुरू होता है। यानी हमारे सेल्स जो है एनर्जी कैसे बना रहे हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर के सेल में रिलीज, इसको बोहर इफेक्ट बोलते हैं। अब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर नहीं है तो हमारा हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ता ही नहीं है। ओह, ऑक्सीजन को टिश्यू में छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हम लोग करते हैं, टॉलरेंस हमने सही टॉलरेंस कार्बन डाइऑक्साइड का डेवलप किया बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है, वो टिश्यूज जो हैं, वो सेल्स जो हैं, वो उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और दुनिया की कोई भी बीमारी हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। इनफैक्ट हमारे सेल्स
जो लगातार गलत बीमारियों की वजह से म्यूटेट हो रहे हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको आज हम बोल देते हैं, उनको भी हम कम कर सकते हैं अगर हमारे सेल प्रॉपरली हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट में रहें, उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिले। वो कब मिलेगी? जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सही मात्रा में हमारी बॉडी के पास होगा और हमारी बॉडी का CO2 टॉलरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस सही होगा। और वो कब होगा? जब हम स्लो एक्सेल करेंगे, कि हम स्लो इनहेल कर रहे हैं, हमने अपनी बॉडी को पूरा टाइम दिया ब्रेथ को अंदर लेकर के जाने का, इनहेल करने का, प्राणवायु को लेने का, और फिर हमने उसको धीरे धीरे एक्सेल किया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी बराबर मात्रा में रिलीज हो हमारी बॉडी के अंदर रहते हुए भी, और धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकले। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा, हमारी बॉडी का जो CNS, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन हमारा शरीर बनाता है, वो परफेक्टली बना पाएगा। और ये तब होगा जब हम इनहेल और एक्सहेल एक साइन वेव ब्रीदिंग पैटर्न के साथ करेंगे, और एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक हम ऑक्सीजन को सही से पहुंचाएंगे। राइट, तो जैसे आपने बताया कि हमको एक्सहेल पे भी वर्क करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये कभी नहीं, मुझे मालूम था कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें तो यही लगता था कि ऑक्सीजन इनहेल करो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल हमको करना होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है उसकी। तो क्या उसको रिटेन करने के लिए, आपने कहा कि हाइपर ऑक्सीजनेटिव जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको सिर्फ ये जो हम ब्रीदिंग करेंगे, जैसे आपने स्लो कहा कि वो एक रिदम में होनी चाहिए, तो वो उससे मेंटेन हो जाएगा? दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस को हमारी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हम स्लो ब्रीदिंग करें और स्लो ब्रीद आउट करें। यानी हमने 6-7 सेकंड लगाकर इनहेल किया, 8 सेकंड लगाकर, नॉर्मली तो आप देखोगे 1-1.5 सेकंड में ही इनहेल हो रहा है और 1-1.5 सेकंड में ही एक्सहेल हो रहा है। हमने प्रॉपरली उसको डायाफ्राम को एक्सपैंड करते हुए, डीप ब्रीथ करते हुए हमने उसको इनहेल किया, और ऐसे ही हमने स्लोली एक्सहेल किया। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस था वो सही से बना, हीमोग्लोबिन उसको कैरी कर पाया, उसको टाइम मिला। दूसरा, ब्रेथ का रिटेंशन। आज हमारे पास ब्रेथ का रिटेंशन नहीं है, योग में उसको कुंभक बोला गया है। ब्रेथ का रिटेंशन अगर सही से होगा, कुंभक अगर सही से हमारा शरीर लगा पाएगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस हमारी बॉडी में बढ़ेगा। और जितना CO2 टॉलरेंस हमारी बॉडी में बढ़ेगा, उतना हमारा शरीर न सिर्फ ऑप्टिमम स्टेट में परफॉर्म कर पाएगा, बल्कि उतने अच्छे से वो बीमारियों से लड़ पाएगा, उतने अच्छे से वो हमारी पूरी बॉडी का जो तंत्र है उसको चला पाएगा, उतने अच्छे से जो प्राण वायु हमारी 72,000 नाड़ियों तक पहुंचती है उसका संचालन कर पाएगा। तो यानी एक तो स्लो ब्रीदिंग हो गया, डीप डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग हो गया, और दूसरा ब्रेथ का रिटेंशन, जिसको हमने कुंभक बोला है। ये दो प्रोसेस अगर हमने किए तो हम CO2 टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमको हजारों अनगिनत फायदे दे सकता है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि यही वाला प्रोसेस करने से, ब्रेथ के रिटेंशन से, हमारा जो अंदर हीलिंग का प्रोसेस होता है डिसीजेस से, वो तेज हो जाता है, तभी हो पाता है एक्चुअली। तो क्या यही रीज़न है कि जो लास्ट हमारे इवेंट में जो एक डॉक्टर आई थी, जो CMO थी, और उन्होंने 2 ब्रेथ वर्क करे थे, और उसके बाद वो बोल रही थी कि मेरी जो 10 साल पुरानी डिसीज़ थी वो हील हो चुकी है? एक्चुअल में उनको यूट्रस का इशू था, कुछ ब्लैडर के इश्यूज थे, और वो खुद डॉक्टर, लेकिन कई सालों से वो चाह रही थी कि इस चीज़ से मेरे को निजात नहीं मिल पा रही। और हमने वहाँ पर सिंपल 1-2 प्रैक्टिसेस की हमारे नो दाई सेल्फ में, जिसमें एक तो था कि हमने बॉक्स ब्रीदिंग किया, एक हमने लिम्फेटिक ब्रीदिंग किया, जिससे लिम्फेटिक ड्रेनेज हुआ। हमारा जितना भी लिम्फ नोड्स में हमारे जो वेस्ट फ्लूइड है, जो इकट्ठा हो रखा होता है, जो बेसिकली टॉक्सिन्स बन के शरीर में निकल रहा होता है, वो हमारे को निकालने का सोर्स पता ही नहीं है। उसका बहुत बड़ा सोर्स हमारी सांस में छुपा हुआ है, कि हम उसको प्रॉपरली ड्रेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके प्रेशर बना करके उसको रिलीज कर सकते हैं, जिसमें लिम्फेटिक ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग और कुंभक का बहुत बड़ा रोल है। ब्रेथ के रिटेंशन का, उसको होल्ड करने का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक पाइप में धीरे धीरे पानी बहता जा रहा है, आगे कुछ ब्लॉकेज आ गया, कुछ जाम हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप पीछे से पानी को ऐसे रोक लेते हैं, और पानी वहां पे इकट्ठा होता जाता है, और जब आप उसको छोड़ते हैं, एकदम से प्रेशर आता है और वो उस वेस्ट को लेकर के प्रेशर से निकल जाता है। ठीक वैसे ही ब्रेथ के साथ, सिर्फ ब्रेथ ये नहीं है कि हमने डीप ब्रीथ किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। कुछ तरीके हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिसमें बॉक्स ब्रीदिंग, लिम्फेटिक ब्रीदिंग और ब्रेथ रिटेंशन, यानी कुंभक लगाना, ब्रेथ को होल्ड करना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उन्होंने, मेरे ख्याल, वो जो डॉक्टर आई थी, उन्होंने सिर्फ 2 सेशंस के अंदर, वो जो उनको 10 साल पुराना चैलेंज था, सिर्फ 2 सेशंस के अंदर वो 80% तक रिजॉल्व कर लिया था। और उन्होंने बल्कि आके अगले दिन बताया भी था कि मैं खुद ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, चमत्कार हुआ। मैंने कहा ये चमत्कार नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी बॉडी के पास पूरी कैपेबिलिटी है, बस हमने कभी उसको अनलॉक नहीं किया। अगर हम उसको अनलॉक कर लें तो मुझे लगता है ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का, ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक लेवल पर,
हर एक लेवल पर हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन पा सकते हैं सिर्फ अगर ब्रेथ को हम सही कर लें या जान लें कि इसको सही करने का तरीका क्या है। राइट तो आपने जैसे बताया कि वाकई में उनकी इतनी बड़ी मेजर इशू था और शी वाज़ वेरी हैप्पी कि मैं सब ट्रीटमेंट कर रही थी, क्योंकि मैं खुद एक अच्छे लेवल पे डॉक्टर हूँ और इतने सालों से कर रही हूँ, और उनकी वो जो चीज़ हील हुई थी, वो जो हैप्पीनेस थी उनके अंदर, क्योंकि कई बार हमको लग रहा होता है कि हम फैंसी चीज़ों पे फोकस करेंगे, हम दवाइयाँ खाएंगे, हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो ट्रीटमेंट होगी, लेकिन वो जो मेन चीज़ है, सांस जो हमको चला रही है, उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ब्रेथवर्क में भी बात आपने करी थी, तो आपने बोला कुंभक होता है, रेचक होता है, तो मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करें कि वो कुंभक और रेचक क्या इंपॉर्टेंस होती है उनकी। आपने इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन उसको करने का सही तरीका क्या है? क्या बात है। ये जो चीज़ आपने पूछी है ना, ये अगर लोगों तक पहुंची तो मुझे लगता है इतना बड़ा बदलाव आएगा, और ये सबसे एंगेजिंग सेक्शन रहेगा इस पॉडकास्ट का, मैं ये बता दूं, क्योंकि ये विज्ञान कभी हमने इसको प्रैक्टिस किया ही नहीं है। और मैं इसको शुरुआत करना चाहूंगा कुंभक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से। हमारे बहुत से ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में, भाव प्रकाश निघंटु में कुंभक की बहुत खूबसूरत तरीके से चर्चा की गई है, और योग में इससे बड़ी किसी शक्ति को बताया ही नहीं गया है। इनफैक्ट जब भैरव भैरवी संवाद हो रहा है, शिव संहिता में भी इसकी बात की गई है, इसकी बात विज्ञान भैरव तंत्र में भी की गई है। जब भैरव भैरवी संवाद हो रहा है तो भैरवी भैरव से पूछती हैं कि किम बलम सत्व बलम, सबसे बड़ा, इस जगत का सबसे बड़ा बल क्या है? भैरव उत्तर देते हैं, महादेव उत्तर देते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। सबसे बड़ा बल जो इस दुनिया में कोई चीज इंसान के पास जो है वो कुंभक है। और योग में कहा गया यथा बलम तथा निदानम, जितना शरीर के पास बल होगा उतना ज्यादा वो किसी भी बीमारी का निदान कर पाएगा, किसी भी चीज से छुटकारा पा पाएगा। और ये बल आता कहां से है शरीर के पास? हमारे योगी जो हिमालय में बैठ करके 100-100 साल की तपस्याएं करते, बिना खाए खिचड़ी मुद्रा लगा करके बैठे रहते हैं, और सीधा कुंभ के मेले में आकर के निकलते हैं 100-100 200-200 साल के बाद, वो करते क्या हैं? वो ब्रेथ रिटेंशन करते हैं। केवलम कुंभक की एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सांसें शून्य के बराबर हो जाती हैं और बॉडी हमेशा उस ब्रेथ के रिटेंशन के मोड में रहती है। वो है कुंभक। कुंभक है क्या? हमारी सांस का लेना है पूरक, हमने सांस ली, सांस का छोड़ना है रेचक, और इन दोनों के बीच में एक स्थिति आती है जहां पर न हम सांस ले रहे हैं न हम छोड़ रहे हैं, जबकि हम सांस को रोक लेते हैं, उसको कहा गया कुंभक। ये शब्द आया संस्कृत के कुंभ से। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, वहां से आया कुंभक की, एक ऐसी जगह, घड़े जैसी खाली जगह जहां पर हम उस श्वास को रोक लेते हैं। तो अगर हम अपनी सांस, और ये दो तरह के कुंभक हैं, एक है अंतः कुंभक जो हम अंदर सांस लेने के बाद, यानी पूरक, पूरक का मतलब इनहेलेशन, हमने पूरक किया, सांस को रोक लिया, अंतः कुंभक। हमने रेचक किया, एक्सहेलेशन किया, सांस को रोक लिया, बाह्य कुंभक। इस कुंभक को जो व्यक्ति साध लेता है वो जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इनफैक्ट हठ योग प्रदीपिका में, भाव प्रकाश निघंटु में यहां तक भी बात लिखी गई है कि कुंभक को साधने वाला व्यक्ति शत शतायु हो सकता है। शत शतायु, शतायु का मतलब 100 साल, 100 बार शतायु हो सकता है कुंभक को साधने वाला व्यक्ति। और हर एक रोग का निदान कुंभक में छुपा, इस ब्रेथ के रिटेंशन में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का टाइटल था, मतलब उस वीडियो में मैंने बात की थी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस के बारे में, कि अगर आप अपने शरीर को ऐसा स्ट्रेस देते हैं जो कंट्रोल्ड है, और मैंने एक लाइन वहां पर बोली थी कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो आपको मारता नहीं वो आपको मजबूत बना देता है। जिस इंसान ने धोखा दिया और आपको मारा नहीं, उसकी लर्निंग ने आपको मजबूत बना दिया। ठीक वैसे ही हम अपनी बॉडी को जब कुछ ऐसी कंडीशंस देते हैं, जिसमें मैंने बहुत सी चीज़ों की बात की, एक उसमें कोल्ड एक्सपोजर था कि अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं, मुंह पे ठंडे पानी के छींटे लगाते हैं, ठंड तो लगती है, मतलब एक स्ट्रेस है, हमारी बॉडी एकदम से स्ट्रेस में गई, लेकिन ये मारता नहीं है शरीर को, तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, एजिलिटी को बढ़ाता है। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कुंभक। कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सांसों को रोकना, इससे हमारा CO2 टॉलरेंस बढ़ता है, इससे हमारी CO2 रिटेंशन पे हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इससे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारा का सारा बैलेंस हो जाता है, इससे हमारे लिम्फ नोड्स क्लियर हो जाते हैं, इससे हमारी बॉडी में बल आता है, इससे हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी 72,000 नाड़ियां उनको एब्जॉर्ब कर पाती है जब हमने ब्रेथ को होल्ड किया हुआ, रिटेन किया हुआ है। हमारा शरीर, जो सप्त चक्र हैं हमारे, 7 चक्र बैलेंस होने लगते हैं जब हम अपने प्राण को होल्ड करते हैं। और आप देखो कि आप दिनचर्या में भी अगर देखो तो कभी भी हमको कोई जोर वाला काम करना होता है ना, तो हम कुंभक लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हमें इस टेबल को उठाना है, हम क्या करेंगे? हम सांस को रोकेंगे,
एक बंद लगाएंगे, बंद लगाने के बाद हम सामान को उठाएंगे। और आप देखो, हम अक्सर बोलते हैं ये मजदूर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बेचारे, आप उनको कभी खाना देखोगे? आप उनका, अब न्यूट्रिशन की हम बात, खाना देखोगे कभी आप उनका? उनके पास 2 सूखी रोटी होती है, 2 मिर्ची होती है, प्याज होता है, उसको ऐसे मुक्का मार के तोड़ते हैं और उसी के साथ रोटी खा। क्या न्यूट्रिशन जा रहा है उसमें? लेकिन वो दिन भर कुंभक लगाता है, दिन भर वो जोर लगा रहा है और दिन भर वो अपनी ब्रेथ को रिटेन कर रहा है। वो जो ब्रेथ का रिटेंशन है वो उसको सबसे बड़ा न्यूट्रिशन दे रहा है। हमारे योग में तो ये भी बोला गया, हमारे शास्त्रों में ये बोला गया कि वो लोग जो कुंभक की प्रक्रिया लगाकर, साथ ही खेचरी मुद्रा, अपनी टंग को रोल करके अपने अपर पैलेट से लगा के, वो योगी जो 100 सालों तक बैठ, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है? सूर्य की एनर्जी से जी रहे हैं, कोई न्यूट्रिशन, फिर भी जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? कुंभक बलम सर्व बलम। तो अगर हम कुंभक को साध लें, कुंभक लगाना सीख लें, और इसकी, क्योंकि ये एक बड़ा विज्ञान है, मतलब ये हमारे जो रिट्रीट्स होते हैं सिर्फ इन पर्सन, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है, हर एक इंसान के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। जैसे हार्ट के पेशेंट्स को कुंभक नहीं लगाना चाहिए, वो लोग जिनको ब्रेथ की प्रॉब्लम है कुंभक नहीं लगाना चाहिए, जिनको बीपी है, हाई बीपी है, कुंभक नहीं लगाना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुंभक नहीं लगाना चाहिए, बाकी सबको लगाना चाहिए। अब इसका सबसे आसान तरीका जो है जिससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये सुन के क्या करते हैं कि अब सांस लिया, रोक के बैठे रहते हैं, मेरा टाइमर क्या हो गया, मेरा 3 मिनट का, मेरा 2 मिनट का कुंभक, मेरा 1 मिनट, और अपने से ही कंपटीशन चल रहा है। नहीं, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले कुंभक क्या करना है? सबसे पहला इसका स्टेज है कि आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ऑब्जर्व करो। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव ने, भैरव ने भैरवी को यहां तक बोला है कि अगर आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर जाना है, अगर अपने आप को तुरीय अवस्था में, यानी वो जो 4th डिमेंशन है हमारा, अगर तुरीय अवस्था में लेकर के जाना है, तो कुंभक का प्रयास हमको उस मन से बाहर निकाल देता है और उस परम तत्व से कनेक्ट करवाता है। तो सबसे पहला तरीका, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सटल सा गैप आता है। सांस ली, छोड़ी, इसके बीच में बहुत बार इसको ऑब्जर्व करने से शुरुआत करनी है। इसके बाद इसको 2-3 मिनट ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम इस ब्रीदिंग को बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। लोगों के समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे एक बॉक्स होता है, उसके 4 अलग अलग एंगल्स हैं, वैसे ही बॉक्स ब्रीदिंग में इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, और ये बॉक्स ब्रीदिंग बराबर होनी चाहिए। इसकी शुरुआत होती है 4 या 5 सेकंड से, यानी 4-5 सेकंड का इनहेल, 4-5 सेकंड का होल्ड, 4-5 सेकंड का एक्सहेल, 4-5 सेकंड का होल्ड। पहले आपने पूरक किया, फिर अंतः कुंभक लगाया, फिर आपने रेचक किया, फिर बाह्य कुंभक लगाया, फिर आपने इनहेल, फिर कुंभक, फिर एक्सहेल, फिर कुंभक। तो ये एक साइकिल होता है। तो अगर आप 5 मिनट भी बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं तो आपके शरीर को इसके इतने बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो जिन लेडी की आप बात कर रहे हो, उन्होंने बॉक्स ब्रीदिंग और लिम्फेटिक ब्रीदिंग से ही शुरुआत की थी, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से सोल ब्रीदिंग, उसके बाद हम बाद में गए थे, इससे ही उनको 80% रिलीफ लगने लगा था 2 दिन में। तो कुंभक यानी सांसों का रिटेंशन, इस कुंभ में उस सांस को रोकना, जितना इनहेल उतना होल्ड, उतना एक्सहेल उतना होल्ड, ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूं इसके बाद का चरण कि जो बाह्य कुंभक है वो नहीं लगाओ, पहले 1 महीने सिर्फ अंतः कुंभक ही लगाओ। इनहेल 5 सेकंड का, 5 सेकंड का होल्ड, 5 ही सेकंड का एक्सहेल। और अगर आप 10 सेकंड कर सको, ये 5 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत मिनिमम लेवल पर बोल रहा हूं, अगर आप 10 कर सकते हो 10 करो, लेकिन शरीर के साथ हट नहीं करना, जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि 10 सेकंड आप होल्ड कर रहे हो और फिर जब आप एक्सहेल करते हो तो एकदम नहीं, ऐसे एक्सहेल नहीं होना चाहिए। एक्सहेल जब आपका हो रहा है बहुत आराम से, तो अगर आप ये बिना शरीर को तंग किए 1 मिनट का भी कर सकते हो तो इसका मतलब आपने किसी जन्म में इसकी सिद्धियां की हैं, आपको ये प्राप्त है, तो आप वहां से करो। लेकिन मैं बोलता हूं 5 सेकंड से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे इसको 1 हफ्ता 5 सेकंड, अगला हफ्ता 7 सेकंड, 2 सेकंड से बढ़ाते जाओ, तीसरा हफ्ता 9 सेकंड, चौथा हफ्ता 11 सेकंड, यानी 1 महीने बाद आप 11 सेकंड का कुंभक होल्ड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अगर हम पहले उस स्थान, रिक्त स्थान को देखने से शुरुआत करें और फिर उसके बाद हम होल्ड करने से, सिर्फ अंतः कुंभक, बाह्य नहीं, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, और इसके बाद स्टेज आती है अगर हम इसको अनुलोम विलोम के साथ कंबाइन कर दें। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन बनता ही तब है जब इसमें कुंभक ऐड होता है, अदरवाइज वो सिर्फ एक ब्रेथ की एक्टिविटी है। नाड़ियों का शुद्धिकरण तब होगा जब अनुलोम विलोम में कुंभक लगेगा, और इसकी शुरुआत करेंगे आप अंतः कुंभक से। सबको बता रहा हूं, सब इसको करेंगे कैसे। अनुलोम विलोम सबको पता है कैसे करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने ब्रीथ किया,
5 सेकंड आपने ब्रीथ किया, फिर आपने दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लिया और 5 सेकंड का होल्ड किया, और 5 सेकंड के होल्ड के बाद राइट नॉस्ट्रल से जो है एक्सहेल कर दिया, और राइट नॉस्ट्रल से जब एक्सहेल किया फिर कुंभक नहीं लगाना, फिर आपने उस प्रक्रिया यानी सिर्फ अंतः कुंभक लगाना, लेफ्ट से इनहेल, बंद करके होल्ड, एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, बंद करके एक्सहेल। तो ये अंतः कुंभक लगाने से शुरुआत करें, और फिर अगर हम कभी आगे हमने इस बारे में चर्चा की तो फिर इसके आगे के स्टेप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप इस कुंभक को और ज़्यादा साध सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कुंभक बलम सर्व बलम, अगर इस प्रक्रिया को साध लिया तो मैं कहता हूँ हर मेंटल, आज कितने लोग हमारे पास रिट्रीट्स में आते हैं, सिंजोफ्रेनिया है, OCD है, पता नहीं किस किस तरह के मेंटल इश्यूज लोगों के साथ चल रहे हैं, और सिर्फ कुंभक को वो लोग साध लेते हैं और अपने जीवन में हर चीज़ से मुक्ति पा जाते हैं। इतनी पावरफुल चीज़ है। आपका कॉर्टिसोल लेवल शरीर का गिरने, स्ट्रेस खत्म होने लगता है आपके शरीर का सिर्फ कुंभक की प्रैक्टिस करने से। और मैं मतलब कुंभक पर अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल 2-3-4 घंटे का पूरा पॉडकास्ट कुंभक पर हो सकता है, इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत आयाम आता है जिसको हम बोलते हैं केवलम कुंभक, जिसमें अपना शरीर स्वतः ही कुंभक की अवस्था में होता है। अब मेडिटेशन जब आप करते हैं, मेडिटेट करते करते एक ऐसी स्टेट आएगी, आप देखोगे कि सांस बहुत शैलो, बहुत छोटी हो गई। उसका ये मतलब नहीं सांस छोटी, उसका मतलब आप कुंभक की अवस्था में हो। उसको केवलम कुंभक कहा गया है। उसको भी हम साधते हैं, लेकिन उसकी एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे कैसे मेडिटेटिव स्टेट में जाके कैसे ब्रेथ वर्क करना है। इसीलिए अत्यंत सर्वत्र वर्जते, कोई भी चीज़ अति नहीं करनी और कोई भी चीज़ की शुरुआत हाई लेवल से नहीं करनी। 5 सेकंड का कुंभक लगाइए, देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड टॉलरेंस के ऊपर हमें काम करना है, हमें कुंभक के ऊपर काम करना है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। बात करते करते आप बीच में एक जगह कह रहे थे कि ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, तो इसको अगर हम करेंगे तो पित्त जो है हमारा वो नहीं बढ़ पाएगा बिल्कुल भी, उससे भी बीमारियां हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि ये जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का जो साइंस है ये क्या है। देखो, सबसे बड़ा साइंस ही, पहले तो विज्ञान जो है वो स्वर का ही है। स्वर का मतलब जो हमारी सांसें चल रही हैं, और इस स्वर के विज्ञान में एक बहुत अहम योगदान निभाती हैं हमारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल। हमारी बॉडी के अंदर हमको ऐसे तैत्तरीय उपनिषद में हमारे पास एक वर्णन आता है जहाँ पर हमारे शरीर के 5 कोशों की बात की जाती है, जिसमें सबसे पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। अब हमें लगता है कि हम सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी हैं, हम सिर्फ एक शरीर हैं, लेकिन शरीर हमारा अन्नमय कोश है जो स्थूल शरीर है हमारा। उसके बाद हमारे पास एक और कोश है जिसको हमने प्राणमय कोश बोला। इस प्राणमय कोश में, जैसे शरीर में मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम लोग ब्लड को देखते हैं। अब जैसे हम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, एमेच्योर के तौर पे बात करें, तो हम ब्लड को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड। लेकिन एक प्रोफेशनल जो उसको जानता है, उसको ये पता है कि ये ब्लड नहीं है खाली, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, इसके अंदर प्लाज्मा भी है, इसके अंदर प्लेटलेट्स भी हैं, इसके अंदर पता नहीं कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक उसी तरह एक लेमन जब बात करता है श्वास की, तो वो बात करता है सांस, मतलब ऑक्सीजन। लेकिन जब हम इसको एक डीपर लेवल पर जाकर के समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ जो स्वर है, जो श्वास है, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें प्राणवायु का प्रवाह भी हो रहा है, इसमें आकाश तत्व का प्रवाह भी हो रहा है, इसमें ईथर तत्व भी शामिल है, इसके अंदर जो है हमारी प्राण ऊर्जा भी हमारी 72,000 नाड़ियों तक पहुंच रही है। इसमें से एक कंपोनेंट, जैसे ब्लड में से एक कंपोनेंट निकलता है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है। WBCs क्या करते हैं, हमारे टी सेल्स, हमारे टी लिम्फोसाइट्स, हमारे WBCs इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे हम देखते हैं किसी को डेंगू हो गया तो प्लेटलेट्स चढ़ाए जा रहे हैं, वो किसी और सेगमेंट में काम कर रहा है। ठीक वैसे ही इस श्वास में जो हम सांस ले रहे हैं, जो प्राणवायु है, इसके 2-3 अलग अलग घटक थे। जब हम इसको समझते हैं अपने 72,000 नाड़ियों के कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे प्राण शरीर में जो 72,000 नाड़ियां फ्लो कर रही हैं, इसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारी फिजिकल बॉडी को मिलती है, इसमें से जो प्राणवायु है वो हमारे प्राण शरीर को मिलती है, प्राणमय कोश को मिलती है। और वो प्राणमय कोश को जो प्राण मिल रहा है वो हमारी 72,000 नाड़ियों में फ्लो हो रहा है। उन 72,000 में से 9 अति प्रमुख हैं, उनमें से जो 3 हैं वो अतिशय प्रमुख हैं। उन 3 का नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, पिंगला मतलब हमारी राइट नॉस्ट्रल, सुषुम्ना मतलब इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों के मध्य में जब ये मिलके प्रवाह करती हैं उसको हमने सुषुम्ना कहा। तो जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये चंद्र नाड़ी है, ठंडी है। जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है ये सूर्य नाड़ी है, गर्म है।
और ये जो नाड़ियां फ्लो कर रही हैं, ये हमारे 7 चक्रों के माध्यम से फ्लो कर रही हैं। हमारे मूलाधार से स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद अनहत, उसके बाद विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा, उसके बाद सहस्त्रार, ये सब 7 चक्रों से, और ये ऐसा क्रिस क्रॉस करके फ्लो कर रही है, क्रिस क्रॉस। हर एक चक्र पर जब ये आती हैं, जंक्शन पर ये आती हैं, ये लेफ्ट से राइट हो जाती है, लेफ्ट वाली राइट से लेफ्ट हो जाती है, ये ऐसा क्रिस क्रॉस करके फ्लो कर रही है। और यहां पर ये हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल में इड़ा यानी चंद्र नाड़ी आती है। तो जीवन में जितने भी काम हमको ठंडे करने हैं, अब देखो साइंस, देखो अब आज इसको साइंस प्रूव कर रही है। इसको साइंस बोल रही है यूनिलैटरल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यूनिलैटरल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इसका कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, इसके बहुत से रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट ही नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, जिसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम भी बोलते हैं, अगर हम ये करते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब लेफ्ट से राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस करके कहां जाएगी, अब ये लेफ्ट से है तो क्रिस क्रॉस करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है और राइट नॉस्ट्रल से हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब क्या है, राइट हेमिस्फीयर क्या काम कर रहा है, राइट हेमिस्फीयर हमको इमोशन से कनेक्ट करवा रहा है, राइट हेमिस्फीयर हमको पीस दे रहा है, राइट हेमिस्फीयर जो है हमको क्रिएटिविटी दे रहा है। तो अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हम ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो पाते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, बाहरी दुनिया में सारा का सारा काम कर रहा है, इंटेलिजेंस दिखा रहा है। अगर हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर ये जो अनुलोम विलोम है ना, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसमें हमारा चंद्र भेदन भी होता है, हमारा सूर्य भेदन भी होता है। और जब कोई व्यक्ति इसको साध लेता है, अगर कोई व्यक्ति इसको लगातार कुछ समय तक कर रहा है और करते करते उसकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड हो जाती है, तो वो बहुत से मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी ले पाता है, जो कि हमने देखा है हमारे रिट्रीट में बहुत से लोग आते हैं और किसी और रेल्म में कनेक्ट हो जाते हैं, 4D 5th D कई डिमेंशंस में पहुंच जाते हैं। कितने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस वो आके बताते हैं कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये देखा, मुझे ऐसे हुआ, इस सवाल का जवाब मिला। एक लेडी तो बल्कि यूएस से आई थी हमारे रिट्रीट में, वो बोली मैं पता नहीं क्यों आई हूं यहाँ, लेकिन वो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में जब वो गई तो उसको पता चला कि मैं यहां पर क्यों आई हूं। राइट। तो ये सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं था, बल्कि अगर हम लेफ्ट से सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर को न सिर्फ ठंडक देता है, हमारे राइट हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है, हमारे पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को काम करता है जब हम राइट से सांस लेते हैं। इसीलिए जैसे दिन और रात बनाए, ठंडी और गर्मी बनाई, हमारे शरीर के लिए भी पूरे दिन में आप देखोगे 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलती है, हम यहां से सांस लेते हैं, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है और राइट नॉस्ट्रल चलती है, हम यहां से सांस लेते हैं। हमारे शरीर को भी वो सर्दी गर्मी हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो जरूरी था। और जब ये शिफ्ट करती हैं बीच में तो सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, वो जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी देती है, वो जो ब्रह्म तक पहुंचने का द्वार है, वो जो 5th डायमेंशन के पोर्टल को ओपन करने का द्वार है, वो सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। तो अगर हम अनुलोम विलोम करें तो हम लेफ्ट चंद्र नाड़ी को भी प्रभावित करते हैं और हम सूर्य नाड़ी को भी प्रभावित करते हैं। और अगर हम इसमें कुंभक लगा लें, अभी जो हमने बात की, इनहेल किया कुंभक, एक्सेल किया, फिर इनहेल किया कुंभक, होल्ड किया, तो ये हमको इतने चमत्कारी बेनिफिट्स दे सकता है। और आज साइंस तो बोल रही है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर अभी एक फ्लिट्स करके कोई रिसर्चर थे बहुत बड़े, उनकी एक रिसर्च थी जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारी जो ऑक्सीजन है जब ये हमारे सेल में जाती है, जब वो वहां जाके बर्न होती है, वो बर्न होने से हमारे सेल्स जो हैं वो फोटोन रिलीज करते हैं, एक लाइट रिलीज करते हैं। वो लाइट हमारे पूरे शरीर से निकलती है और उस लाइट को आज मेडिकल साइंस बायो एनर्जी फील्ड बोल रही है, उसको मॉडर्न टर्म्स में ऑरा बोला जाता है। और हमारी स्पिरिचुअलिटी में इसी को हमारा आभा मंडल बोला जाता था। अब ये लाइट जो है ये कैसे निकल रही है, ये हमारे सेल में जो ऑक्सीजन बर्न हो रही है, ये उससे, जिसको हम लाइट फोटोन बोलते हैं, ये वहां से बहुत ही सटल लेवल पर बहुत सटल लेवल, और इसको मेजर किया जा सकता है आज। ये जो लाइट निकल रही है, जो हमारा ऑरा बना रही है, ये कहां से पॉसिबल हो रही है, हमारी सांसों से। और ये कितना अच्छा लाइट जो है हम एमिट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारी प्राणवायु कितनी संचालित, कितने सही से हमारे शरीर में जा रही है, जो कि लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल के कॉम्बिनेशन से, जो कि हम अनुलोम विलोम से कर सकते हैं, ये उससे हो सकती है। तो अगर इसको समराइज करूं तो एक छोटी सी लाइन में ये बताना चाहूंगा कि जीवन में जितने भी राइट हेमिस्फीयर यानी क्रिएटिविटी का काम है, इमोशन से काम लेना है, आपको शांति का काम करना है, पढ़ाई करनी है, पीस करना है, मेडिटेशन करना है, तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल सक्रिय होना चाहिए। नहीं है तो कर लो, राइट बंद
बंद करके चंद्रभेदी प्राणायाम करो। शरीर को शांत करना है। पित्त जो है बहुत बड़ा हुआ है, शरीर में गर्मी बहुत बड़ी हुई है, बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, बीपी बहुत तेज हो रखा है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। राइट करवट ले लेंगे। आपकी आर्म पिट, यहां पर हमारी जो मैंने बोला ना 9 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके अलावा कुहू, उसके अलावा पुहू, उसके अलावा चंद्रघंटा, उसके अलावा यशस्विनी, बहुत सी ऐसी नाड़ियां हैं जो और 9 प्रमुख नाड़ियों में आती हैं। वो 9 नाड़ियों में से अगर हम अपने ये राइट इसको बंद कर लें, ऐसा राइट करवट लेके सो जाएं, तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगी, यहां से प्रवाहित हो रही है। अगर हम लेफ्ट को आर्मपिट को बंद कर लें, यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट, बॉल रख लो, कोई ग्लास रख लो, अपनी फिस्ट बना के इस तरह से इसको रख लो, तो लेफ्ट बंद किया, राइट एक्टिवेट हो गई। तो यानी जिंदगी में जो भी काम आपको लेफ्ट ब्रेन से करने हैं, उसके लिए आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। राइट, लेफ्ट ब्रेन का मतलब बाहर के काम, लड़ना भिड़ना, कोई एक्सरसाइज करनी, कोई शरीर में खाना पचाना है, पित्त का काम करना है, आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। शांत, मेडिटेशन, पढ़ाई, दिमाग का काम, ब्रेथ वर्क, रिलैक्स, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। तो अगर हम इसका एक बैलेंस कर लें शरीर में, तो हम किसी भी चीज़ को, असाध्य से असाध्य बीमारियों को भी लोगों ने साधा है, ठीक किया है, सिर्फ इस लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल के कॉम्बिनेशन को सही करके। राइट, तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कैसे करना है। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं चाहती थी कि जो आमतौर पे लोगों के सवाल होते हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा सा और उनको क्लियर हो जाएगा। कुछ एक चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी, बस मैं चाहूँगी कि आप मुझे उसमें बस ये बता दें कि इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल होनी चाहिए कि राइट होनी चाहिए। दो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और किसी इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो? हमें ज़िंदगी के किसी भी इशू को रिजॉल्व करना है तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। ये हमारे इमोशंस का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे पीस का सेंटर है। किसी भी चीज़ का डिसीजन, अगर आप गुस्से से, आप मान लो बॉक्सिंग आप कर रहे हो, अब आपको पंच, तो आपको क्या करना है, शरीर में गर्मी चाहिए, उसके लिए राइट। अगर शांति से कोई डिसीजन सॉल्व करना है, तरीके से उसका हल निकालना है, इमोशनल ब्रेन बैलेंस हो, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। और कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो कौन सी होनी चाहिए? जब भी आपको कोई भी काम शांति का करना है, जैसे आपको किसी से भी कोई धैर्यवान बात करनी है, तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो आपको वहां पर अपने इंटेलेक्ट को यूज करना है, आपको बहुत शांति से, आपको बहुत कामनेस से जवाब देना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप कोर्ट में खड़े हो, सुप्रीम कोर्ट में आप जज के सामने खड़े हो, आपको बहस करनी है, आपको ज्वलंत प्रक्रिया चाहिए है, तो आपको वहां पर उस समय आपको आपको ये नहीं करना, आपको वहां पर आपको उत्तेजित होना है, आपको अपनी बात को सही से रखना है। तो आपको इन दोनों के बैलेंस के साथ राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करनी है। यानी ये भी एक प्रक्रिया है कि आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ पहले व्यायाम करके, प्राणायाम करके, चंद्रभेदी करके, फिर आपको राइट नॉस्ट्रल के साथ सूर्यभेदी, यानी दोनों करना है, खाली सूर्य नहीं। पहले चंद्रभेदी किया, आपके माइंड में कामनेस आई, रिलैक्सेशन आई, जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे आ गए। अब राइट को एक्टिवेट किया कि अब थोड़ी चेहरे पर तेज भी आ जाए, अब थोड़ी उत्तेजना भी आ जाए, अब सामने वाले से बात करने के लिए मेरे पास एक आभा मंडल भी हो कि मैं उसको कन्विंस कर पाऊं। तो इसके लिए राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी है उसको, तो उसको पीस चाहिए, उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करनी है, क्योंकि शरीर को शीतलता चाहिए, शरीर को ठंडक चाहिए, दिमाग को शांति और सुकून चाहिए, इमोशनल सेंटर काम होना चाहिए जो कि राइट साइड का है, उसके लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। तो चंद्रभेदी प्राणायाम, मैं एक बात बोलता हूं कि शरीर में कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, 50 तरह की बीमारियां दे रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अगर इसको हमने ज्यादा रिलीज किया, ये हमारे लिए बहुत बुरा हो जाता है। इसको शांत करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप चंद्रभेदी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, 5 मिनट करके देखो माइंड कितना ज्यादा रिलैक्स और काम हो जाता है। तो जो भी लोग स्ट्रेस में हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप 50 तरह के उपयोग कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन मेरे कहने पे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट को बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से, और आराम से और सिंक्रनाइज्ड, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल, 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड सिंक्रनाइज्ड। आप देखोगे 5 मिनट के बाद जो व्यक्ति वो प्राणायाम करने, नाड़ी शोधन करने बैठा था, वो वैसा व्यक्ति नहीं रहेगा। उसका माइंड इतना काम हो चुका होगा, इतने अपॉर्चुनिटीज उसको दिख रही होंगी, जिससे पहले कि उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस दिख रहा था। तो स्ट्रेस में लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। राइट, तो एक जगह और जहाँ पर किसी को कोई ऐसा डिसीजन लेना हो जहाँ पे उनको लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत है और दिमाग को शांत भी रखने की ज़रूरत है, तो वो क्या करें? मैं कहता हूं जब दोनों चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको ये सबसे अच्छा आपके लिए कार्य करेगा अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम जो है ये आपकी चंद्र नाड़ी को भी भेद रहा है, आपकी सूर्य नाड़ी को भी भेद रहा है। और अगर आपने इसमें कुंभक लगाया तो इसमें आपकी वो जो हायर इंटेलिजेंस है ये आपको उसके साथ भी कनेक्ट कर रहा है।
और देखो, हमको ज़िंदगी में कोई भी काम जो हमको लॉजिक से भी चाहिए और हमको इमोशन से भी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिक लगाता है, हमारा राइट ब्रेन इमोशन लगाता है, और हम जिंदगी के बहुत सारे लॉजिकल डिसीजंस इमोशन से ले रहे होते हैं। अब जैसे कोई खर्चा करना है, ये एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हम इसको इमोशन से लेते हैं कि आईफोन, अरे नहीं, मैं बहुत टाइम से इसकी वेट कर रहा हूं, हम अपनी 6 महीने की कमाई उसमें डाल दे रहे हैं। अब इसमें हमको लॉजिक भी चाहिए और हमको इमोशन भी चाहिए। ये बैलेंस कहां से आएगा? जिसका लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक है। ये लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक कब होता है? जब हम अनुलोम विलोम करते हैं। चंद्र नाड़ी भी भेद कर रही है, सूर्य नाड़ी भी भेद कर रही है, और हम कुंभक भी लगा रहे हैं साथ में। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो ये जो आपने अभी पूछा, इन दोनों को अगर करना है तो आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको साध पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छे से बताया सांसों के बारे में, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल, क्योंकि आजकल हम बहुत सुन रहे थे, लेकिन आपने जिस तरीके से क्लैरिटी दी है ना कि कौन सा आपको काम करना है, पहले सोच लो, शांत वाला चाहिए कि एक्टिव एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से आप जो रिलेटेड नॉस्ट्रिल है उसको एक्टिवेट कर लो। तो बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दी है। बीच में जब हम बात कर रहे थे हमारे इवेंट के बारे में, नो दाई सेल्फ, तो कहीं ना कहीं सांसों को आपने कहा कि हमारी सांसें, हम उनको जानते नहीं हैं। तो ये जो आपने इवेंट का नाम रखा था नो दाई सेल्फ, तो ये कहाँ से आपको ऐसा लगा कि नो दाई सेल्फ होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, जब मैं अपनी लाइफ के बहुत ही टफ फेज़ में था, तो उस समय पर मैं बहुत पढ़ने लगा, बहुत चीज़ें जानने लगा, और जब सब कुछ जानने लगा तो मेरे सामने ये कोट आया, नो दाई सेल्फ। और मुझे इसको पढ़ के एक चीज़ समझ आई कि हम बाहरी जगत में जितना भी कुछ जानना चाह रहे हैं, जितना भी कुछ करना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब तक हम खुद को नहीं जानते। जैसे खुद को जानने में अपनी सांसों को जानने का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके बारे में आज हमने कुछ एक बहुत ही सटल लेवल पे बात की है। खुद को जानने में अपने शरीर के पंचकोशों को जानने का बहुत बड़ा रोल है कि हम देखो, अब लोग बीमार हो रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि बीमार शरीर हो रहा है और शरीर ही ठीक होगा। अरे शरीर है, गाड़ी थोड़ा है। गाड़ी खराब हो रही है तो गाड़ी के पुर्जों को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन अगर शरीर खराब हो रहा है तो शरीर तो 5 लेवल्स पर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम अन्नमय कोश खराब हुआ है तो हमको ये पता ही नहीं है कि इसको ठीक प्राणमय कोश से, यानी अपनी सांसों से, अपनी 72,000 नाड़ियों से, अपने 7 चक्रों से भी ठीक किया जा सकता है। इसको मनोमय कोश, यानी जो इमोशनल हमारे रेगुलेशन अगर हम कर लें, जो विचार हमारे विध्वंस मचा रहे हैं, आज बोला जा रहा है कि 90% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, यहां सब लोचा है जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। मनोमय कोश में टैप इन करते हैं, अपने मन को सेटल करते हैं, हमारा शरीर सेटल होने लग जाता है, बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। तो मुझे यह समझ में आया कि बाहर सब कुछ जान के भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर सब कुछ बदल के भी कुछ बदल नहीं रहा, मैं तो वहीं का वहीं हूं। परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं जब तक मनस्थिति नहीं बदल रही है। उसके लिए ये लाइन मेरे सामने आई, नो दाई सेल्फ, की खुद को जानो। और फिर मैं इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो मैंने पढ़ा, मैंने इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, मैंने आयुर्वेद को जानना शुरू किया, योग को जानना शुरू किया। मैंने जाना कि ये जो प्राणमय कोश है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैंने हठ योग प्रदीपिका को पढ़ा, उसके बाद मैंने षट चक्र निरूपम को पढ़ा कि एक एक चक्र हमारे शरीर का कैसे, और ये इतने साइंटिफिक हैं कि आज तो इनके ऊपर रिसर्चेज आ रही हैं, तो हमें ये वैलिडेट लग रही हैं, करती हुई चीज़ें लग रही हैं कि वाकई ये काम करती हैं। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस वो स्थूल के ऊपर काम कर रही है, जैसे जैसे क्वांटम साइंस डेवलप हो रही है वो सूक्ष्म के ऊपर काम कर रही है, और वो पूरी दुनिया की आंखों को खोल दे रही है, चकाचौंध कर दे रही है कि वाकई ये जो क्वांटम था, जो सूक्ष्म था, जो बहुत सटल था, हमने उसको जाना नहीं है। हमारे योगियों ने हजारों लाखों साल पहले इसको जान लिया था। तो मुझे लगा कि ये खुद को जानने की शुरुआत अगर की जाए तो हम बाहर सब कुछ सही कर सकते हैं। बाहर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, अंदर अगर अपने प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश को बदल लिया, सब कुछ बदल जाएगा। और फिर मैंने इन प्रक्रियाओं को करना शुरू किया और देखा कि इससे मेरे अंदर बहुत भारी चेंजेस हैं। जीवन में जो पाना चाहता था मैं पा रहा हूं, मैं शरीर में जो ठीक करना चाहता था वो मैं कर पा रहा हूं, मैं अपने रिलेशनशिप्स में, और अब सिर्फ ये नहीं कि बीमारियों के लेवल पर ही, मैं अपने रिलेशनशिप में भी जो बीमारी है उसको भी ठीक करना चाहता हूं। तो मुझे अपने अंदर उतरने की जरूरत है। मैं जो मनी वुंड्स हैं, जो वेल्थ वुंड्स हैं, जो फाइनेंशियल वुंड्स हैं कि मैं पैसा नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा हूं, मेरे अंदर एनर्जी स्टक है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं, मुझे अपने अंदर उतरने की जरूरत है। और अंदर उतरने का मतलब है कि हम अपने इन 5 कोशों को जाने, हम जाने सांसें कैसे काम कर रही हैं, हम जाने कि हमारे चक्र कैसे काम कर रहे हैं, हम जाने कि मेडिटेटिव स्टेट में कैसे एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब हमारे मूलाधार में हमारी जो परम चेतना, जिसको हमने कुंडलिनी बोला, जिसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस बोल रही है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड,
कि हमारे वो रूट से वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलते निकलते जब हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंचता है, तो वो हमारे पीनियल ग्लैंड में जब हिट करता है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड के कैल्सिफिकेशन को तोड़ता है और पीनियल ग्लैंड के क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइज करता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बदलने लगता है। तो यानी एक राज था कि अगर हम उस सुप्रीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, हो नहीं रहा, तो क्यों ना उस प्रक्रिया को किया जाए जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हम अपने पीनियल ग्लैंड तक टच करवाते हैं, हिट करवाते हैं। ये सब कहाँ है? ये सब उस प्राणमय कोश में है। इनको जानने का विज्ञान क्या था? नो दाई सेल्फ, कि खुद को जानो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इंसान जो लाइफ में किसी भी लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, उसको नो दाई सेल्फ में आना चाहिए, उसको अपने आप को जानना चाहिए। वो इंसान जो मेंटल, फिजिकल किसी भी चैलेंज से जूझ रहा है, उसको नो दाई सेल्फ में आना चाहिए। वो इंसान जिसके पास रिलेशनशिप, सोशल, फाइनेंशियल वुंड्स हैं, घाव हैं, इनको नहीं ठीक कर पा रहा, उसको नो दाई सेल्फ में आना चाहिए। और वो इंसान जिसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है और वो स्पिरिचुअली कनेक्ट करना चाहता है, उसको नो दाई सेल्फ में आना चाहिए। और वो इंसान जो कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहता है कि जो तुम बात कर रहे हो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये बोलने से समझ नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको नो दाई सेल्फ में आना चाहिए और खुद को जानना चाहिए। लोग हमारे पास नो दाई सेल्फ में आते हैं। मैंने आज तक ना कोई किताब पूरी पढ़ी है और ना ही कोई काम पूरा किया। मैंने कई कोर्सेज ज्वाइन किया, समाजे बीच में छोड़ दिए, लेकिन ये जो पहला ये 40 डेज का जो था बहुत मुश्किल था। एक बार बीच में छूट गया था, लेकिन ये मैंने पूरा बड़ा ठान के 40 दिन किया। जो पहले 3 दिन में जो मुझे मिला, वो मजा आ गया, वो मैं बयान नहीं कर सकता। दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं, चौथी बार। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं क्या, वो बोलते हैं कि सर, जो आनंद हमने जीवन में कहीं अनुभव नहीं किया, वो आनंद हम यहां नो दाई सेल्फ में आके अनुभव करते हैं। मेरी खुद से मुलाकात, एक हमारा पार्टिसिपेंट याद है, वो पार्टिसिपेंट ने बोला, सर इतना पैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं कमाया जितना मैंने पिछले 6 महीने में कमाया नो दाई सेल्फ रिट्रीट अटेंड करने के बाद। मेरे मनी वुंड्स क्लियर हो गए, मेरे एनर्जी ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए, मेरे पास अबंडेंस का एक सोर्स आ गया, मैं दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स देने लगा, मेरी एनर्जीज चैनलाइज हो गई, मैंने अपने शरीर की बहुत सारी दिक्कतों को ठीक कर लिया। कैसे? सब विज्ञान हमारे पास अंदर था, सब बलम हमारे पास अंदर था, जिसको हमने कभी कनेक्ट करना। हम सब बाहर दौड़ रहे हैं, यहां भाग लो, वहां भाग लो, ये ठीक कर लो, शरीर बीमार हुआ, शरीर को ठीक करो। नहीं, बाहर जो भी कुछ करना है उसके लिए अंदर उतरना पड़ेगा, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में और आनंदमय कोश में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हर एक इंसान को एक बार लाइफ के किसी भी आयाम को फिक्स करना है तो नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। एक ग्रीक टर्म है, लेकिन मैं इससे बहुत लगाव रखता हूं और मुझे लगता है कि जो लोग वहां पर आकर एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हैं, जो सक्षम है, जो कर सकता है, वो वहां पर जरूर आए। 6 दिन एक रिजॉर्ट में बंद, सिर्फ ब्रेथ वर्क्स, सिर्फ कुंडलिनी, सिर्फ प्राणायाम, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम ट्रेवल करवा रहे हैं। हम उसमें रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, लोगों के शरीर में बहुत पुरानी चीजें जकड़ी हुई हैं, 25 साल पहले के इमोशन शरीर में पड़े हैं और आज वो कैंसर पैदा कर रहे हैं, आज वो हार्ट में ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, आज वो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्रिएट कर रहे हैं। उसको हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन से शेड करते हैं। लोग मतलब चिल्लाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोगों के अंदर जो भरा पड़ा गुबार है निकल जाता है और उसके बाद वो ऐसे शांत होते हैं जैसे 5 साल का बच्चा हो। वहां डांस करने लगते हैं, कलर करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगा के मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं। हमारी एक एक्टिविटी होती है जिसको हम हीलर रिसीवर एक्टिविटी बोलते हैं। लोग उस एक्टिविटी में बोलते हैं, सर मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा लव महसूस किया है, ऐसी करुणा महसूस की है, प्यार महसूस किया है, कभी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से जो भी कुछ हो रहा है वो एक बाहरी जीवन के हिसाब से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने अंतर्मन के, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मेरे पास आते हैं मैनिफेस्टेशन करना है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है। मैं बोलता हूं, क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लोअर वर्जन की सिर्फ एक डिजायर तो नहीं है? कई लोग हमारे पास रिट्रीट में आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने, मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए, और एक गोल लेके आते हैं कि मुझे सपोज करो ये कमाना, ये करना। वो वहां पर आकर बोलते हैं, सर मेडिटेशन के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये जो चीज थी, ये मेरे लोअर वर्जन का एक डिजायर था। बस जैसे ही मैं लोअर वर्जन से हायर वर्जन गया, मेरा ये डिजायर ही छूट गया, मेरा पर्पस लाइफ का कुछ और है। और जब आप 4th 5th क्लास को पास आउट करके 7th 8th 9th 10th में जाते हैं, जब आप 10th क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब पीछे की सारी पास हो गई।
तो जब आप उस इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, एक्चुअल में उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में जाते हैं, तो आप देखते हैं जो आपके लोअर सेल्फ के गोल्स थे ना, वो भी पूरे हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहे हैं। और फिर लोग आकर वहां वो गाना गाते हैं कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। मैंने चाहा था, लेकिन अब तो मैं भूल ही गया, क्योंकि आपने वो सरेंडर कर दिया, आपने उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग के ऊपर छोड़ दिया। तो वो जो लोअर सेल्फ के भी बहुत सारे डिजायर्स थे, वो अपने आप पूरे होने लगते हैं, और अच्छे वे में पूरे होने लगते हैं। तो मुझे लगता है हर एक इंसान को एक बार अपने आप को जानने की इस प्रक्रिया में जरूर उतरना चाहिए। आप शरीर को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, रिलेशनशिप्स को ठीक करना है, फाइनेंस को ठीक करना है, सोशल लाइफ को ठीक करना है, अपनी जिंदगी के किसी भी आयाम को ठीक करना है, तो बाहर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को जानोगे, सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस चीज़ की साक्षी हूँ, मैं आपके साथ जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आते हैं और बताते हैं। अभी हमारा लास्ट जो इवेंट था, उसमें एक लेडी आई थी जिनके आर्थराइटिस था, जिनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो लास्ट डे डांस करते हुए गई थी। उनको आर्थराइटिस तो था ही, साथ में उनको पार्किंसंस था, साथ में उनको डिमेंशिया था, और साथ में उनको पैरालिसिस था हाफ बॉडी। और उन्होंने ये बात बोली कि आपका इवेंट अटेंड करने के बाद मैंने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज लिया है। और जब वो इवेंट में आई, वो लोग उनको चला करके ला रहे थे, वो चल नहीं पा रही थी खुद से। आप लोग भी थे वहां पर, सब वो चल नहीं पा रही थी। और लास्ट डे वो क्या बोलते हैं, ट्री पोज कर रहे थे, स्त्रोत पे डांस कर रहे थे पूरा प्रॉपर। वो डांस कर रहे थे ट्री पोज, एक पैर के ऊपर। वो मैंने कॉल करके उनके हस्बैंड को भी मैंने दिखाया कि आपकी वाइफ के साथ कुछ चमत्कार हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूं। जब ये यहाँ पर आई थी, ये ठीक से प्रॉपरली चल नहीं पा रही थी जी। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। 1 सेकंड के लिए प्लीज। थोड़ा पीछे वो उनको हस्बैंड को मैं कॉल करके दिखा रहा था, देखो हुआ क्या है। अगर उसका कोई क्लिप हो तो हम जरूर दिखाना चाहेंगे। हाँ, मेरे पास है, मैं देना चाहूंगा। वो एक पैर पे नाच रही है, वो लेडी जो अपने पैर पे चल नहीं पा रही थी, लोग सहारा देके चला रहे थे, वो नाच रही हैं। अरे कैसे नाच रही हैं? क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा थी, अब वो नृत्य कर रही है। अब ऊर्जा ने सरेंडर कर दिया। अब ऊर्जा उस परम ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, जिसके रास्ते सिर्फ कुछ योगियों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने कहा आप कहीं से भी आते हो, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी नाम है, आप सब इसको कर सकते हो। सिर्फ उस चेतना के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और बहुत बखूबी आपने भी, सब ने उसको एक्सपीरियंस किया कि कैसे लोग वहाँ पर आकर अपनी असाध्य बीमारियों तक को छोड़ करके चले जाते, जो छोड़ने की मंशा से आते हैं। मतलब मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं सर मेरे को ये चैलेंज है, आप ठीक कर दोगे क्या? मैं कुछ ठीक नहीं करता हूँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे पता है कि मैं ठीक हो ही जाऊँगा। मैं कहता हूँ हो ही जाओगे। वो जो बिलीफ है, वो जो सरेंडर की प्रक्रिया के साथ जो लोग आते हैं, वो चमत्कार कर जाते हैं भैया। तो वाकई ये तो हम साक्षी हैं, हमने कई पिछले रिट्रीट्स में देखा है कि चमत्कार होते हुए। बिल्कुल। तो एक बात और मेरे मन के में थी, काफ़ी समय से आपसे पूछना चाहती थी, बट ये पॉडकास्ट के थ्रू मुझे मौका मिला है आपसे ये बात पूछने का, कि एक कपल उसमें आया था जिसमें कि जो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ ज़बरदस्ती साथ में, कि दोनों चलेंगे साथ में, मुझे आना था, मुझे भरोसा था कि मैं हील होकर जाऊँगा। लेकिन जो मेरी वाइफ थी उसको ट्रस्ट भी नहीं था इन चीज़ों पर, और जो उनकी वाइफ थी वो बोल भी रही थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे सॉल्व करना है, मुझे कुछ हील ही नहीं करना है, मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, हमेशा सब कुछ बढ़िया मिला है। लेकिन वो सेकेंड या थर्ड डे था, उसमें जो आपने ब्रेथ वर्क करवाया, मेडिटेशन हुई, उसके बाद वो बहुत रोई थी, उनकी बॉडी शेक कर रही थी और उनको लग रहा था कि मुझे मालूम नहीं था। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको जब लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा निकल कर आ रहा होता है? बहुत बढ़िया। अब उनके साथ क्या हुआ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो यही बात बोल रही थी कि मैं तो सब ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती ले आए और सब बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कई चीज़ें हमारे पास सरफेस लेवल पर होती नहीं है। हमारा सिर्फ ये जन्म नहीं है, हम पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ारों जन्मों से पास ऑन होके यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत सी एक्टिविटीज़ हमारे साथ बचपन में तब ऐसी हुई जब हम सिर्फ थे ही सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे थे। हमारा लॉजिकल कॉन्शियस माइंड डेवलप ही नहीं हुआ था।
उस समय पर जितनी भी एक्टिविटीज हमारे साथ हो रही थी उनको कौन स्टोर कर रहा था? सबकॉन्शियस। लेकिन हम लॉजिक लगाने को तैयार नहीं थे। एक बच्चा है, उसको उसके पेरेंट्स बहुत छोटा है, उसको वो टॉर्चर करते हैं, उसको वो मारते हैं, उसको वो कमरे में बंद कर देते हैं, उसको, अब बच्चे के पास लॉजिक लगाने के लिए नहीं है, लेकिन ये सब एक्टिविटीज कहाँ स्टोर हो रही हैं? उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रही हैं। बड़े होते हैं, सब काम करते हैं, सब लगता है बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घाव मानसिक लेवल पर, उस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्तर पर हमारे शरीर में स्टक हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जिनका हमें रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि हम अपने पैसा कमा रहे हैं, काम ठीक चल रहा है, रिलेशनशिप तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वुंड्स पता नहीं कब उम्र के किस पड़ाव में निकलकर जो घाव बन के बैठे हैं, वो किसी बीमारी की शक्ल में, वो किसी रिलेशनशिप के ट्रॉमा की शक्ल में, वो किसी झगड़े लड़ाई की शक्ल में वो निकल कर के आते, क्योंकि बैठा तो अंदर ही है, जाएगा कहाँ? उसके ऊपर हमने परतें और बहुत सारी डाल दी हैं। ये परतें जैसे जैसे हटने लगती हैं वो वापस निकलने लगता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज आएगी आपके सामने, वो बाहर निकल आएगा। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, पैसे कमा रहे हो, सब हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, आपके साथ बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ था, वही ट्रॉमा अगर आप आज देख लोगे वो चीज रिलेट हो जाएगी। आप सब बढ़िया कर रहे थे, लेकिन एंजाइटी आ रही है लोगों को, लोग अमीर हैं, पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन नींद की गोली खा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों एंजाइटी है, किस चीज की चिंता है? क्योंकि बचपन में या किसी जन्म में कुछ ऐसा हुआ था जो ट्रॉमा बन के हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमने उससे रिलेटेड कोई एक चीज देखी, वो ट्रिगर हो गया। लोग आते हैं मेरे पास, हेल्थ एंजाइटी है सर, किसी का कैंसर सुनता हूं मुझे लगता है मुझे भी है, किसी का हार्ट अटैक सुनता हूं मुझे लगता है मेरा भी हार्ट अटैक होने ही वाला, आज शाम को हो जाएगा नहीं तो कल हो जाएगा, किसी की कोई बीमारी सुनता हूं मुझे लगता है मुझे भी है, पर मुझे तो है नहीं, टेस्ट करवाए सब नॉर्मल आ रहा है, मैंने बीपी चेक किया मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दिल ऐसे ऐसे कर रहा है, पंप कर रहा है बड़ा तेज, ये क्या है? किसी कोई जब सब कॉन्शियस लेवल से ऑपरेट कर रहे थे, या किसी जन्म में कुछ ऐसा हुआ कि कोई घटना को बड़े प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा है, वो घटना अंदर स्टोर्ड है, आज जब किसी और की देखते हो वो कनेक्ट होकर बाहर निकल आती है। ठीक उसी लेडी के साथ हुआ। जब वो बाहरी आवरण हटा, जब वो लॉजिकल माइंड हटा, जब वो बीटा की स्टेट गई, अल्फा और थीटा और डेल्टा आया, और उसमें जो हम कमांड्स देते हैं कि अब आप ऐसा फील करो, अब आप ऐसा करोगे, अब आप ये सांस शरीर के इस चक्र में लेकर के जाओगे, तो वहां पर जो छुपी हुई चीज है वो बाहर निकलती है। वो लेडी, वो जब हमारी एक्टिविटी शुरू हुई तो वो लेडी ने बोला नहीं मुझे ये नोटपैड और पेन नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं कथारसिस, आपके अंदर जो भी भरा पड़ा है उसको बाहर निकालो। वो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जी, मेरे को नहीं, मतलब मेरे को नहीं दो। वो लेडी ने वो 15 पन्ने भर दिए। मैं कहा ये क्या कर रहे हो आप? वो रोई जा रही है, लिखती जा रही, रोई जा रही, वो कह रही इतना कुछ अंदर पड़ा था। इनफैक्ट एक हमारी पार्टिसिपेंट थी, हमारे इवेंट में आई, वो डॉक्टर हैं खुद, और उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी था और हाइड्रोफोबिया भी था, पानी से डर। वो बोली मैं नहा नहीं पाती हूं सर, मैं पानी शावर को देखती हूं, मैं मतलब आप सोचो कि मैं 3-3 दिन नहाती नहीं हूं, पानी देखते ही डर लगता है। अब ये सोचो आप, अब पानी से क्यों डर लगा? पानी से काहे का डर? कोई मेमोरी ऐसी है जो पानी से डर पैदा कर रही है। वो इवेंट में उन्होंने कुछ जो प्रक्रियाएं हम करते हैं उन प्रक्रियाओं से वो गुजरी। एक वाटरफॉल एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग मेंटल बर्डन को रिलीज करते हैं। वो एक्टिविटी के बाद इतना फूट फूट कर रही, और वो उस एक्टिविटी के बाद जानते हो क्या बोलती है? ज्यादातर लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो लेडी खुद ये बात बोल रही है। वो बोल रही है कि सर मैंने ऐसा देखा कि पिछले जन्म में मुझे कोई पानी में डुबा करके मार रहा है, मेरी डेथ पानी में डूबने से हुई है, मुझे पानी से इसलिए डर लगता है। वो एक्टिविटी से वो चीज जिससे डर लग रहा था वो सामने आई, और हमने उसको प्रत्यक्ष देख लिया कि ये ऐसा हुआ है। और वो दिन है और आज का दिन है उनको पानी से, वो बोली अब मैं स्विमिंग पूल में बढ़िया नहाती हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वो दबा पड़ा था। तो ठीक उसी लेडी की वो चीज दबी पड़ी, पता नहीं कितनी चीजें दबी पड़ी हैं, और सरफेस लेवल पर हमने अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रखी हुई है, जिस आइडेंटिटी ने सब कुछ ढक करके रख दिया है। हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अपने बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, और जब आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप अपना नाम, आपका प्रोफेशन, आपका जेंडर, क्या करते हो, ये नहीं बताओगे। अब दो इंट्रोडक्शन। लोग चुप हो जाते हैं। मेरी पूरी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा काम क्या है, मेरे पास पैसे कितने, पूरी आइडेंटिटी यही है। क्या हम ये हैं? मेरा काम मैं हूं, मेरा नाम मैं हूं, मुझे यहां दिया गया, मेरी जात पात मैं हूं, मुझे यहां दी गई? नहीं। तो मैं कौन हूं? नो दाई सेल्फ, खुद को जानना है।
जब जानते हैं, गहरे जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बाहर निकलता है। पता लगता है कि मैं जिस अमीरी का जो ढोंग कर रहा हूँ, अरे मैं तो यहाँ से भी गुजरा हूँ कि मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के खाया है। मैं जिस जात पात का ढोंग कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने भी क्या क्या कार्य, मैं भी कहाँ ये तो आज सोसाइटी समाज की दी हुई चीज़ें हैं। जब हम खुद को जानते हैं तो ये सब आवरण हट जाते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के उस ट्रू सेल्फ से मिलते हैं, जिसको हम लोगों ने चेतना बोला, कॉन्शियसनेस बोला। और एक स्थिति ऐसी आती है जब चेतना चैतन्य से जुड़ जाती है, हम उस चैतन्य के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ व्याधि बचती नहीं, कोई टेंशन बचती नहीं, कोई जिंदगी में परेशानी बचती नहीं। मैंने जान लिया, गौतम बुद्ध ने कहा ना, देखने वाला देख लिया गया। जो लोग देखने वाले को देख लेते हैं वो पार निकल जाते हैं उससे। इसीलिए लोग दोबारा आते हैं, इसीलिए तिबारा आते हैं, इसलिए 4 बार आते हैं, 5। वो कहते हैं जो सुकून यहाँ मिल रहा है वो सुकून कहीं करोड़ों रुपए खर्च के भी नहीं मिल रहा था। नो दाई सेल्फ। तो वो जो दबी पड़ी चीज़ें हैं उनको निकालना भी एक विज्ञान था, मनोमय कोश में टैप इन करना, जो हम प्रयास कर, मतलब मैं भी अभी इसके बारे में उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो कोशिश कर रहे हैं वो लोगों के जीवन में बहुत खूबसूरत बदलाव ला रही है नो दाई सेल्फ में। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बदलाव लेकर आ रही है एंड मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू एज वेल, क्योंकि हम साथ में उसको कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए नो दाई सेल्फ की, आप वहाँ आकर मिलना चाहते हैं और लाइव सर से सीखना चाहते हैं कि कैसे आप नो दाई सेल्फ खुद को जानेंगे और अपनी लाइफ में आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं या जितने भी इश्यूज हैं और खुद को जानने का वो जो प्रोसेस है उसको सीखना चाहते हैं, तो आपको जो भी डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में और पिन्ड कमेंट में भी जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको वहाँ से जितने भी फर्दर फ्यूचर में नो दाई सेल्फ हमारे होने वाले हैं उसकी सारी डिटेल्स वहाँ से मिलेगी। तो जैसे कि हमने बात करी थी, शुरुआत से हमने इसको सांसों के विज्ञान के ऊपर करा है, तो हम एक बार फिर से वापस उस पे आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बात कर रहे थे जब हम, तो उसमें आपने एक बात बोला कि हम रात को सोते हुए भी बीटा की स्टेट में ही सोकर चले जाते हैं। तो रात को सोने से पहले हमने अपने वो बीटा की स्टेट को कैसे शांत करना है ताकि हमें वो जो डीप स्लीप है जिसके कि बेनिफिट्स होते हैं वाकई में, वो जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला जो मोड होता है, जो हीलिंग वाला मोड होता है, उसको हम एक्टिवेट करें। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो हमारी नींद सिर्फ नींद नहीं रहेगी, बल्कि हमारी नींद एक हीलिंग बन जाएगी हमारे शरीर को हील करने के लिए। तो इसके 3 अलग अलग स्टेजेस होंगे जिसमें हमको ये करना है। सबसे पहला तो अगर हम चाहते हैं कि हम रात को सोने से पहले हाई बीटा में न सोएं, अल्फा में सोएं, तो उसके लिए हमको योग निद्रा करने की जरूरत है। योग निद्रा अपने शरीर को काम करने का, अपने शरीर को, अपने नींद को लाने के लिए एक योग करना है कि हम अपने शरीर को धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं। हम अपना ध्यान अपने पाँव के पंजों पर लेकर के जाते हैं, एक एक उंगली पर लेकर के जाते हैं, वहां से ऊपर। तो जिस भी जगह पर हम लेकर के जाते हैं उसको हम शांत करते हैं, काम करते हैं। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे पैरों के टखने शांत हो रहे हैं, अब मेरे पाँव के पिंडलियां शांत हो रही हैं, मेरे घुटने शांत हो रहे हैं। हम ऐसा देखते हैं। शरीर दिन भर से ये माने हुए था हमारी सांसों के तेज तेज चलने के कारण, छोटी सांसों के कारण, कि तुम फियर में हो, तुम फाइट एंड फ्लाइट में हो। और जब हम ये योग निद्रा करते हैं तो हमारी सांसें गहरे उपस्थ में स्थापित हो जाती हैं। हमारी सांसें हमारे उदर से, हमारे पेट से, हमारी नाभि से आने लगती हैं। और आप देखोगे एक छोटा बच्चा जब सोता है तो वो अपनी पेट से सांस ले रहा होता है। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में सोता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है लगाने के लिए कि मैं परेशान हूं या नहीं हूं। उसका पेट फूलेगा, पेट नीचे, पेट फूलेगा, पेट नीचे। वैसे ही जब आप योग निद्रा करते हैं, आपकी सांसें उपस्थ में स्थापित हो जाती हैं। अपने शरीर को पूरा रिलैक्स और काम किया और अब आपकी सांसों ने आपको अल्फा मोड में ट्रिगर कर दिया। दूसरा, इससे आपने अपने शरीर को सिग्नल दिया कि मैं फाइट एंड फ्लाइट में नहीं हूं, मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, मैं एजिटेशन में हूं, बल्कि मेरा पूरा शरीर तो काम है, मैं तो शांत हूं। ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज। आपने अपने पूरे शरीर को ऑल इज वेल का सिग्नल दिया और सोने से पहले आपकी ब्रेथ जो है वो अल्फा के मोड को ट्रिगर कर देती है। और इससे जब आप सोओगे बहुत गहरी नींद आएगी, बहुत गहरी। और जब आप सुबह उठोगे तो भी आप एक शांति और एक एनर्जी के साथ उठोगे, क्योंकि जो आपके रात को सोने से पहले का थॉट था लास्ट, वो सारी रात आपके सबकॉन्शियस में प्रोसेस होता है और अगले दिन का वो पहला थॉट बन जाता है। कोशिश करना, रात को सोने से पहले कोई भी एक गाना गुनगुनाते रहो, अगले दिन सुबह उठोगे जुबान पे वही गाना होगा, आप सारा दिन वही गाना गाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने सब कॉन्शियस को रात को प्रोसेस करने दिया कि जो भी आप गाना गा रहे थे। इसी तरह जब आपने योग निद्रा की सोने से पहले, कि एक शरीर को सुलाते 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 सुलाते, शांत है, घुटने शांत हैं, पिंडलियां शांत हैं, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं, मेरा माथा रिलैक्स, आप सो गए। अब पूरी रात आपने क्या थॉट दिया अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं पीस में हूं, मैं शांत हूं। और शांत दिमाग रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं पीस के साथ, उसी थॉट के साथ जिसके साथ सोए थे उसी के साथ उठते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आप दिन में सूर्य में समय बिताएं।
अगर आप सनलाइट को प्रॉपरली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है, जो आपका गट है, जो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बन रहा था, ये केमिकल मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है रात को, जो आपके अल्फा मोड को ट्रिगर करता है, आपकी सांसों को शांत करता है और आपको डीप स्लीप पे लेके जाता है। ये कब एक्टिवेट होगा? बहुत से फैक्टर्स हैं इसके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपने दिन में सनलाइट, सूर्य की रोशनी अपने शरीर के ऊपर पड़ने दी तो, या तो जो सूर्य उदय का समय है उस समय पर 15 से 20 मिनट सन की लाइट को पूरी बॉडी पे आने दो, या फिर दिन में कुछ समय सूर्य में निकलो। हमने पता नहीं कैसे कैसे गाने बना दिए, धूप में निकला न करो रूप की रानी। अरे रूप की रानी को निकलने दो धूप में, कुछ नहीं होगा, वो रानी और बड़ी रानी बनेगी। तो हम वो सूर्य की किरणें अगर हमारे शरीर पे पड़े तो वो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस को इंप्रूव करती है, बल्कि हमारे जो सेरोटोनिन से मेलाटोनिन का कन्वर्जन है उसको फास्ट अप करती हैं, स्पीड अप करती हैं, नींद बहुत बढ़िया लाती हैं। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, अगर हम दिन में ब्रेथ वर्क करते हैं आधे घंटे के लिए, आपने प्राणायाम किया, आपने नाड़ी शोधन किया, तो इससे आपने क्या किया? आपने अपने शरीर को ट्रेन किया कि जब मैं रिलैक्स होता हूं, मैं काम होता हूं, तो मेरी सांसें गहरी होती हैं, मैं अपनी सांसों को आयाम दे पाता हूं, प्राणों को आयाम देता हूं। इसने आपकी पूरी बॉडी को एक सिग्नल दिया कि सारा दिन मेरी सांसें सिर्फ ऊपर ऊपर से शैलो नहीं चल रही हैं, मेरी सांसें सिर्फ चेस्ट से नहीं चल रही हैं, मैं तो पीस के मोड में भी जाता हूं, मैं रिलैक्स्ड भी हूं। तो इसको बॉडी मेमोराइज करती है। और जैसे आप अभी जब हम बैठे हैं, आप रिलैक्स्ड स्टेट में हैं, तो आपकी सांसें बिल्कुल काम चल रही होंगी, कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। तो सांसें कैसी हैं? काम है, शरीर बिल्कुल शिथिल है। वैसे ही प्राणायाम जब आपने किया, आपने अपने शरीर को बिल्कुल काम किया। रात को जब आप लेटते हैं, शरीर को वही मेमोरी एंकर होती है कि शरीर बिल्कुल काम है, तो वो सांसें कैसी चलाने लगता है? वैसी ही जैसी दिन में प्राणायाम के समय चल रही थी, गहरी थी, लंबी थी, उसके बाद रिलैक्स्ड थे। जैसे आपने कोई अप्रिय घटना देखी, कोई बुरी चीज देखी, जब भी आप दोबारा देखोगे ना, आपको सारी मेमोरीज वही ट्रिगर हो जाएंगी जो आपने पहली बार देखी थी। आपकी सांस एकदम से, कई लोग बोलते हैं ना, वो सांस तेज हो गई पहल पर, मुझे भी डर लग रहा है इनको लड़ता हुआ देख के, मुझे भी ऐसे हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आपके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी कोई मेमोरी ट्रिगर हो गई है। तो जब दिन में आपने प्राणायाम किया, आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया, ऑल इज वेल चाचू, मैं पीस में हूं, मैं रिलैक्स में हूं, कोई फियर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, रात को सोते हुए ये चीज आपकी मेमोरी से निकल के आती है। जब वो बॉडी को रिलैक्स्ड देखती है तो वो देखती है ऑल इज वेल चाचू, वो गहरी नींद देती है, अच्छे से आपकी बॉडी डीप स्लीप में जाती है। और शरीर जब डीप स्लीप में जाता है तब वो हील करता है। आपके शरीर की एक एक कोशिका नई होती है, रिवाइव होती है, आपकी बॉडी इम्यूनोग्लोबिन ए रिलीज करती है, नेचुरल किलर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो कैंसर को खा जाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर आप डीप स्लीप में जाते हो, डीप हीलिंग होती है बॉडी की। और ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो करते हो, अमेजिंग हील कर सकते हो सोने से पहले आप अपने शरीर को। जी, बहुत अच्छे से आपने कवर किया इस टॉपिक को, साइंस को, हमारी ब्रेथ की, और इतनी डिटेल में समझाया और इतने इजी तरीके से आपने समझाया है कि सारी ऑडियंस को बहुत बेनिफिट हुआ होगा और सब लोग आज से ही अपनी सांसों के ऊपर तो ध्यान देना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उनकी अपने आप ही ब्रेथ स्लो हो गई होगी और वो बेली ब्रीदिंग कर रहे होंगे। इतने अच्छे से आपने मतलब जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपना कीमती समय निकालने के लिए और इतनी सारी वैल्यूएबल विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मुझे यहाँ बुलाने के। और मुझे लगता है कि मेरे ये जो चीज़ें मैंने अभी शेयर की यहाँ पर, अगर इससे कोई एक इंसान भी दिन में वो 23,000 सांसों में से 23 सांसें भी कॉन्शियसली लेना शुरू कर दे, डीप लेना शुरू कर दे, बॉक्स ब्रीदिंग करनी शुरू कर दे, लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी शुरू कर दे, साथ ही वो कुंभक का प्रयास करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट उसके जीवन के लिए वरदान बन जाएगा अगर वाकई वो इस चीज़ को अपनाए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को सुन रहे थे वो मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी कॉमेंट पढ़ने वाला हूँ कि क्या वाकई ही आज इनमें से कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारने वाले हो या नहीं। और अगर लोगों ने ऐसा किया तो अमेजिंग रिजल्ट्स उनको यहाँ पर मिलेंगे। उसके कमेंट्स भी इस पॉडकास्ट पे जब हमें मिलेंगे तो सोचो कि लोगों के जीवन में कितना बदलाव आएगा। तो ये पॉडकास्ट नहीं था, लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, ताकि मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाया और लोगों को इससे कुछ इनसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। मुंबई से हूँ। मैं नासिक से हूँ। रांची से आई हूँ। जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं वाराणसी से हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं एमपी से हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ।
सब ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटोमेटिक। मैं हूं ही नहीं, इतना रोबोटिक सिस्टम है। अगर मेरी उम्र 40 साल 50 साल है, जिंदगी जीने वाले दिन निकालूं तो 5 दिन नहीं मिलेंगे साहब। पूरा केमिकल लोचा है एकदम। हमको खुशी के लिए इंटरनल स्टेट पता नहीं है, जो हम जानेंगे या नो दाइसेल्फ। हमको खुशी के लिए केमिकल पता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नॉरेपेनेफ्राइन, एंडामाइड, सब इनका ट्रिगर बाहर है। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। कोई तो है जो निजाम में अस्थि चला रहा है। कुछ तो ऐसी पावर है जिसको हमने प्राण बोला, चाइनीज ने उसको ची बोला, लाउड से उसको ताओ बोला। कुछ तो ऐसी शक्ति है जो चला रही है।